45 दिन लगातार रिमांड पर रहा हूँ 3 अलग अलग केस में। हमारा एक केस का रिमांड खत्म होता था, दूसरा लेने के लिए तैयार बैठा रहता, दूसरा खत्म होता था, तीसरा रिमांड लेने के लिए बैठा हुआ रहता था। यहाँ सीबीआई कस्टडी में जब रहा तो मेरा समझिए बीपी अपर साइड रहता था 90, नीचे साइड क्या पता नहीं। जेल में मेरे रहते हुए मेरी नानी, मेरी दादी दोनों एक्सपायर कर गई। मैं पुलिस कस्टडी में परमिशन मांगा, उनको नहीं दिया गया। मेरा तो मन ही दुखी रहता है पत्रकारों से कि यार तुमने मेरे को क्या से क्या बना दिया, काश मेरे अब हाल पर अब छोड़ दो उनको। 2009 में हम सुप्रीम कोर्ट गए, चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर है कि 6 मंथ में ट्रायल कंक्लूड करिए। आज हम 2025 में भी बैठ के केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी हमारा केस डिस्पोजल नहीं हुआ है। जितने एक्यूज पर्सन हैं उस समय आज तक किसी से एक लाइन का अगर कभी कोई बात रहेगा तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा, ऐसा समझ के चलिए आप। मैं पूरी सत्यता के साथ उस केस को फेस कर रहा हूँ और हमको अदालत पर, कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि हमको जस्टिस मिलेगा। मेरी बेटी, आप सुन लीजिए योगेश भाई, मेरी बेटी नीट का एग्ज़ाम दी थी, 218 नंबर उसके आए थे, जबकि वो 90% प्लस लाने वाली रही है DPS दिल्ली का। उसको इन सब चीज़ों से चिढ़ हो गया, उसने कहा नहीं पापा मेरे को लॉ करना है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है कि 2003-4 में आपने अपनी माता जी को वैनिटी वैन खरीद के दिया था और हिलसा जाती थी, वहाँ भीड़ लग जाया करता था। मेरी माँ बिना पूजा किए हुए कभी जीवन में खाना नहीं खाई, ठीक है। मैं कभी ज़िंदगी में वैनिटी वैन अगर खरीदा हूँ तब राजनीतिक जीवन से संन्यास ले। डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे 100%। तेजस्वी यादव कहते कि CM नीतीश का इकबाल खत्म हो गया। कभी ये भी कहते हैं कि हमारे चाचा हैं, हमको बउआ कह के दिखते नहीं, विधानसभा में बुलाते हैं। तो चाचा भतीजा के बीच में हम लोग को कहाँ पढ़वाई गया, हम लोग को अपने हालात पे जीने दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अननॉट, जहां हम खोलने की कोशिश करते हैं जटिल और पेचीदा गांठें। अननॉट में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिसे दुनिया डॉन कहती है, लेकिन भारत सरकार की खुफिया एजेंसियां पिछले 20 सालों में इस डॉन के खिलाफ अदालत में एक अदद सबूत पेश नहीं कर पाई। पिछले साल नीट पेपर लीक हुआ तो मीडिया इन्हें पेपर लीक का भीष्म पितामह कहकर संबोधित कर रही थी, लेकिन वे चैन की बंसी बजा रहे थे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमार सुमन सिंह उर्फ रंजीत सिंह उर्फ रंजीत डॉन की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नॉट और खोलते हैं जटिल और पेचीदा गांठें। अननॉट में बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में बुलाया, और मैं भी चाहता हूं कि बहुत सारे गांठें जो बंधी हुई है, जिस पर 20 साल से धूल और गर्दा पड़ गए हैं बिहारी भाषा में, जी जी जी, उसको थोड़ा झाड़ा जाए, जो सच्चाई है आपके माध्यम से लोगों के सामने आ जाए। बिल्कुल, तो हम लोग गांठें खोलने की कोशिश करेंगे और आपकी गांठें बेहद ही जटिल और पेचीदा भी है। मेरी जीवन तो खुली किताब है योगेश जी, गांठ बंधन कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है सब पब्लिक डोमिनियन में है। तो पब्लिक सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेगी कि आप कौन हैं, दुनिया जो जानती है वही हैं या कुछ और, कैसा रहा आपका बचपन, अपने बारे में कुछ बताएं। योगेश जी, मेरा नाम तो आपने लिया ही, कुमार सुमन सिंह सर्टिफिकेट का नाम था, और घर का पुकारू नाम बोलचाल की भाषा में निक नेम रंजीत सिंह था। मेरे पिताजी बड़ा प्यार से रंजीत नाम से पुकारते थे हमें। और बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है नालंदा डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक थाना है हिलसा थाना, उस थाने में एक गांव जो मेरा गांव है उसका नाम है खड्डी लोदीपुर, वहीं का मैं रहने वाला रहा। उसी नालंदा की धरती पर हमारा पढ़ाई लिखाई हुआ।
एमबीबीएस की पढ़ाई मैंने 94 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और 2000 बैच में वहाँ से पढ़ाई लिखाई समाप्त किया। शिक्षा का शुरुआत नालंदा से हुआ और पढ़ाई का लास्ट अंत दरभंगा मेडिकल कॉलेज से हुआ। तो आप चाणक्य और चंद्रगुप्त, बुद्ध और महावीर की धरती से हैं। बहुत ही उर्वरक है नालंदा। ये बताया सर कि आपकी स्कूलिंग आपने जैसा बताया कि वहीं से हुआ, तो आप स्कूल जीवन में ही डॉक्टर बनने का सपना देखे थे। कैसे डॉक्टरी की पढ़ाई कैसे? नहीं, मैं तो जब पढ़ाई कर रहा था, स्वाभाविक है कि बिहार में जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर बायोलॉजी उसका सब्जेक्ट है तो वो एमबीबीएस का तैयारी करता है। जिसका साइंस में अगर मैथ सब्जेक्ट है तो वो इंजीनियरिंग का, ये बेसिक रूल है। और मेरे कई दोस्त जो मेरे साथ भी पढ़ाई लिखाई किए और एमबीबीएस में जिनका एडमिशन हुआ, कई दोस्त ऐसे हैं जिनका इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। तो ये तो बिहार में जो हमारा आज भी आबादी है, उस समय भी जो आबादी था, उसके पास शिक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और ख़ास करके ग्रामीण परिवेश में जो विद्यार्थी हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई गांव में हो रहा है, ग्रामीण वातावरण में हो रहा है, तो वो उसके लिए तो डॉक्टरी या इंजीनियर बनना ही सबसे बड़ा एम्बिशन होता था। जी 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 जी। आपने अभी बातचीत में कहा कि हमारी आखिरी पढ़ाई जो थी वो एमबीबीएस की थी। मैं आप पर जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि आपको दरभंगा मेडिकल कॉलेज से मार्कशीट में टैंपरिंग के आरोप में निकाल दिया गया था। तो इसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में बताएं। आपका जो भी रिसर्च किया हो, जिस बच्चे ने, मेरे को पता नहीं है, जो भी साथी आपके रिसर्च किए होंगे, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से मेरे को कभी नहीं निकाला गया था। अगर निकाला जाता तो मैं तो डॉक्टर लिख भी नहीं सकता था। अगर डॉक्टर लिखता तो एक तरीके के 420 का मुकदमा मेरे ऊपर हो जाना चाहिए था। अगर मैं डॉक्टर ना हूँ और डॉक्टर लिख रहा हूँ, बिल्कुल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ना मेरे ऊपर कॉलेज के तरफ से, ना एमसीआई के तरफ से कभी किसी तरह का कोई न जांच हुआ, ना हमारे कोई डिग्री में छेड़छाड़ किसी ने किया। सही सलामत मैंने एडमिशन लिया, सही सलामत वहाँ से पढ़ाई लिखाई करके मैं वापस निकला। जी 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 जी। चलिए, लेकिन जब हम रिसर्च आप पे कर रहे थे तो बहुत कुछ एक के बाद एक ऐसी चीज़ें, जटिल और पेचीदा चीज़ें सामने आ रही थी कि हम उस पर अपने दर्शकों को बताएंगे और सुनाएंगे। ये बताएं कि जब आप मेडिकल किए, उसके बाद आप डॉक्टरी ना करके राजनीति में घुस गए सीधे। जोगेश जी, ऐसा है कि राजनीति में मैं डॉक्टरी के पहले चला गया था। मेडिकल कॉलेज में मैं 94 में गया हूँ। जी जी। हमारे एक दोस्त के पिताजी थे, अब दुनिया में नहीं रहे। चूँकि पब्लिक को ये सब बात पता नहीं है। अच्छा कि आपने ये सवाल क्रिएट किया। मैं 90 के चुनाव में हमारे शहर में गोपाल बाबू थे, बार काउंसिल के चेयरमैन भी थे। जी। और वो जो जनता दल था, लालू और नीतीश जी एक साथ थे। वो चुनाव जिसमें लालू जी मुख्यमंत्री बने, उनको टिकट दिया गया था हिलसा से, और हम लोग एज ए कार्यकर्ता उनके साथ, क्योंकि उनका जो बेटा था वो हमारा दोस्त था। तो उनके चुनाव में भर चुनाव हम लोगों ने मेहनत किया। तो राजनीति में मैं उस समय 90 में आ गया। और जोगेश जी, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि जब बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब ये मुख्यमंत्री बने और इनके नेतृत्व में बिहार सरकार का गठन हुआ, तो हमारे जिला से माननीय अभी विधायक हैं हरनौत से, उसमें चंडी विधानसभा हुआ करता था, उसके विधायक थे हरिनारायण बाबू। जी जी। वो कृषि मंत्री बने थे। और हमारे जब एक मांग था हमारे शहर के हिसाब से, उनका प्रोग्राम लगा था हमारे शहर हिलसा में, तो हम लोग को भाषण वगैरह का कोई आइडिया था नहीं स्टूडेंट लाइफ में। और जिस परिवेश में हम, ग्रामीण परिवेश के हम लोग थे, तो हम लोग को भाषण करना आता भी नहीं था। एक पेज पढ़ना था हमें, हमको याद है कि वो पूरा पेज पढ़ने में मेरे पैर काँप रहे थे।
तो राजनीति में तो शुरुआत लालू जी के फर्स्ट मंत्रिमंडल के गठन के बाद पहला भाषण मैं आपको बतला रहा हूँ कि मैं हरिनारायण बाबू के नेतृत्व में दिया। बाद में जो चुनाव हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसमें वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लड़ रहे थे। गोपाल बाबू चूँकि उनके सहयोगी रहे थे, उन्होंने टिकट दिया था, तो पूरे चुनाव में 1 महीना, लंबा चुनाव होता था उस समय का, 1 महीना उनके नेतृत्व में निकलते थे। टेलीफोन का ज़माना था नहीं, हम लोग पूछते थे कि भाई आज लाल बत्ती वाला गाड़ी किधर गया। लाल बत्ती मतलब हरिनारायण बाबू मंत्री थे, और सुबह से शाम तक उनके हर चुनाव में मैंने काम किया। तो राजनीति में कहीं न कहीं किसी तरीके से एज ए कार्यकर्ता के रूप में हमारा एंट्री तो 90-91 में बहुत गंभीरता से हो गया था। लेकिन एक आम कार्यकर्ता जब समता पार्टी की नवनिर्माण रैली का आयोजन हुआ, उसमें 150 बस लेकर आता है, और जब जॉर्ज फर्नांडिस जैसे दिग्गज नेता आते हैं तो जब भी बिहार आते हैं तो उसकी गाड़ी में घूमते हैं बिहार में, तो ये कैसे संभव है? योगेश जी, उसमें हुआ क्या कि आपको याद होगा कि जो बिहार के राजनीति को जानते हैं, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी में डिफरेंसेस शुरू हुआ और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में घूमने लगे, तो हम लोग को याद है रविंद्र भवन, पटना का रविंद्र भवन फेमस जगह है, वहाँ हमारे आज के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा किया कि हमारी पार्टी के पास संसाधन का कमी है, इसमें सारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं उसमें रविंद्र भवन में था, और टिकट का पैमाना, वो कितने भीड़ भाड़ से गांधी मैदान सभा स्थल तक पहुंचते हैं। उस रैली का नाम था नवनिर्माण रैली। मैं भी नौजवान था, मेरे मन में भी, चूँकि तब तक मैंने 2 चुनाव का वाक़या आपको सुनाया, उमंग था कि भाई चलो। मेडिकल कॉलेज में तब मैं चला गया था। हमारे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ उसी रैली में भीड़ जुटाने के संबंध में। उसमें शिवानंद तिवारी बाबा थे, आनंद मोहन जी थे, नीतीश कुमार के मित्र एक थे नरेंद्र सिंह, चूँकि जब हम, और वो मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें मैं मंच पर था, हमारी भाषण हुई, मैं भी भाषण किया उस कार्यक्रम में शिवानंद तिवारी जी में। और हम तो बाद में आनंद मोहन जी से बड़ा अच्छा संबंध हो गया, बड़े भाई जैसा मैं मानता हूँ उनको। तीखी नोक झोंक हुआ, फिर बाद में उन्होंने पूरा कोसी का जिम्मेवारी लिया था उस रैली में। तो शुरुआत वहाँ हो गया, एक तरीके का रैली में कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए। और 2 चुनाव में तब तक गोपाल बाबू के लिए मैं घूम चुका था। तो मैं हिलसा में लगभग उस समय, अभी तो परिसीमन के बाद क्षेत्र बदला है, काफ़ी मेहनत किया महीनों, और 100-150 वाली बस वाली बात नहीं है। उस समय 407 टाटा मैक्सी चलता था, वो बस का शक्ल में था, उसको लोग आज भी बस मानते हैं। उसका सीडी भी मेरे पास है, आपने जब देखा होगा। वो गांधी मैदान में ही 75 चलते थे, वो चिड़ियाटाल पुल से हिलसा। और आज के जो वर्तमान विधायक हैं हमारे के यहाँ के, इनको जिम्मेवारी दिया था मैं बस बुक करने के लिए। और 50 एक बड़ी सी जीप आती थी महिंद्रा का, बीच आगे सीट, बीच में सीट और पीछे सीट, वो 125 बस एक साथ सजा के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं यहाँ आया था। हमारे शहर में जो इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उस वर्तमान में उस समय जो एसपी हुआ करते थे, उन लोग हमको डराते थे कि तुम पर मुकदमा कर दिया जाएगा। भी कर देना है कर दीजिए। तब तक हम लोग एकदम नीतीश, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के एकदम दीवाने थे। मतलब समझ लीजिए, हम लोग को लगता था कि भाई उनका भाषण सुन के हम लोग बड़ा हो रहे थे, ऐसे समझिए। उनके एक एक शब्द, आप कहें तो 2-4 शब्द सुना दूं। वह बोलते थे, पानी अपनी सतह खोज लेगा। ये हिंदी साहित्य का बड़ा खूबसूरत शब्द है, ये मुख्यमंत्री बोलते थे। तो हम लोग उनके एक एक लाइन का विश्लेषण करते थे कि अच्छा ये बात उन्होंने बड़ा शानदार बोला है। क्योंकि तब तक साहित्य से हम लोग का वास्ता पड़ गया था। और हमारे शहर में उसी दौर में, अब तो नहीं रहे दुनिया में, एक अरुण कुमार सिविल एसडीओ बन के आए। तो हिलसा में एक अन्नपूर्णा लाइब्रेरी है, उसकी किताब को हम लोग जिल्द लगाने का काम किए हैं।
और उस लाइब्रेरी में जिस पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ 93 के पहले हमसे ज़्यादा उस पीरियड में कोई किताब नहीं पढ़ा। आप समझ लीजिए, किताब पढ़ना मेरे अंदर एक भूख था। तो ये सब परिस्थिति था। एक 125 बस सजा के लाए। समता पार्टी का नवनिर्माण रैली में बहुत, मतलब मैं तो अपने से क्या बोलूँ, आप कभी किसी मेरे ज़िला में किसी से पूछ लीजिए, नालंदा ज़िला चूँकि मुख्यमंत्री जी का गढ़ है, उसमें तो मैं चैंपियन था, नंबर 1 का स्थिति मेरा ही था। मैं सबसे ज़्यादा हिलसा से लाया। जबकि हमारे के यहाँ जातीय बनावट के हिसाब से 25 साल से, जिस जातीय बनावट से बहुत डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जात पात में मेरी कोई आस्था है नहीं और मैंने न कभी जातीय लाइन पर कोई जीवन में काम किया है, तो उस जातीय लाइन पर 25 साल से लोग चुनाव हार रहे थे। और उस रैली में आने के वजह से बाद में मुख्यमंत्री जी ने एक आदमी को टिकट दिया, वो बिना 1 रुपया पैसा खर्च किए हुए, मेरे को स्मरण नहीं है कि ऐसा चुनाव कभी इंडिया में मैंने देखा है, 1,50,000 रुपया बिना खर्च किए हुए वो चुनाव जीते। हमारे ज़िला में एक बहुत ताकतवर एमपी थे रामस्वरूप बाबू, उन्होंने 5,000 रुपया उनको नॉमिनेशन करने के लिए दिया था। तो वह रैली का जो मैं गांव घूमा, सब लोग जब गांधी मैदान पहुंचे, उनको यह एहसास हुआ कि जब हम बिहार में सबसे ज़्यादा आ सकते हैं और हम सीट किस वजह से हार रहे हैं, तो वो समता पार्टी के सिंबल पर चुनाव हमारे के यहाँ के अभी हैं, लाइव हैं, रामचरित्र बाबू फर्स्ट बार चुनाव जीते। तो नालंदा और हिल्सा के लोगों को आपने एक आईना दिखाया, एक रास्ता दिखाया, लेकिन खुद आप कैसे पिछड़ गए? नहीं, पिछड़ा नहीं। मैं तो 2000 में जब पार्टी का मैं नवनिर्माण रैली के बाद जो 2000 में चुनाव हुआ था, मेरा जब टिकट कट गया तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिला भी था और मैंने पूछा भी था। आपको मैं बड़ा स्पष्ट बताता हूँ, मैं गया उनसे मिलने के लिए, उन्होंने हमें समय भी दिया। हमको याद है कि 2-3 कप चाय उनके साथ पिया हूँ मैं। बंद कमरे की मीटिंग थी। एक आदमी हमारे और दोस्त हैं, डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा कि चलिए गलती हमसे हो गया, अगले बार आप चुनाव लड़िएगा। जो सच है, जो सच है। लेकिन उसमें योगेश जी हुआ क्या कि कभी कभी जब आप मजदूरी करते हैं, आपका परिश्रम का फल नहीं मिलता है, तो आपके मन में एक डर बैठता है कि हो सकता है फिर मेरे साथ कुछ हो जाए। तो मैं 2000 ये मन में थोड़ा कहीं न कहीं से एक धागा था जो टूटा, और उसके बाद 2003 में मैंने मगध विकास मंच बना के, मैं ज़िला में हमारे के यहाँ 18 ब्लॉक हुआ करते थे, हर ब्लॉक पर एक मीटिंग किया। बड़ा अच्छा मीटिंग होता था। वो मुख्यमंत्री जी के विरोध में नहीं था। हमको, मेरे जैसा आदमी को यह लग रहा था कि मुख्यमंत्री उस समय रेल मंत्री बन गए थे, वर्तमान में उस समय रेल मंत्री हो गए थे। हमको लगता था कि संवाद का कमी है, संवाद का कमी है। मेरा जो एजेंडा यह था, और हमारे जिला के कई माननीय विधायक सब असुरक्षित महसूस करने लगे। चलता था, काफिला चलती थी हमारे साथ, भीड़ जुट रहे थे। लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को यह समझाने में सफल हो गए कि इनका अभियान आपके खिलाफ, ये मगध विकास मंच आपके खिलाफ है, इस सारे सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और हमारे क्षमता से लोग वाकिफ थे, पहले भी उन्होंने देख लिया था, और भी राजनीति में उसके पहले कई कार्यक्रम ऐसा हुआ कि जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उनको लेकर मैं पूरा बिहार घूमा था, तो बिहार का एक थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा था हमें। तो इसके बाद फिर अगर आगे बढ़ें तो ये बताएं कि अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे और इवन कि लालू यादव पर भी ये आरोप लगता है कि ये दोनों लोग कोई बिहार में नेता पैदा होने नहीं दिया। कितने सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, मैं तो 100% सहमत हूँ, लेकिन जो असहमत है उनके लिए एक बात समझना जरूरी है। कोई बड़ा वृक्ष
अपने सामने कोई बड़ा ब्रिज क्यों बनाना चाहेगा? राजनीति का तो वो बेसिक नियम है कि अपने सामने क्यों डेवलप होने देंगे, या किसने दिया है? लालू नीतीश को छोड़ दीजिए, आप देश के पैमाने पर किसी एक आदमी का जिसमें कुवत होगा बढ़ेगा। राजनीति का बेसिक नेचर और नियम है। नहीं, इसी धरती पे लोहिया और जेपी जैसे नेता हैं जिनके बहुत सारे शिष्य हैं और उनका गुणगान करते हैं। शिष्य होना एक अलग बात है। देखिए, जयप्रकाश नारायण नीतीश कुमार को कहते कि आप मेरे नंबर 1 के शिष्य हैं, या लालू जी को कहते कि आप नंबर 2 के शिष्य हैं। जिसमें कुवत था, लालू जी में कुवत था, पहले बन गए मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी में इन्होंने भी अपने को ठीक से एक बिहार के परिप्रेक्ष्य में अपने को तैयार किया, अच्छे समस्या को पकड़ा, अच्छे मुद्दों को पकड़ा। बाद में ये भी बहुत लंबे समय तक इतिहास पुरुष कर रहा है, 20 साल से राज कर रहे हैं इस राज्य पे। तमाम विकास, डेवलपमेंट गति, आप जो इतना ब्रिजेज वगैरह देख रहे हैं, सब जयप्रकाश नारायण के सपना को साकार कर रहे हैं। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कोई बड़ा वृक्ष अपने नीचे किसी को पनपने नहीं देता है। आप एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बनने के बाद राजनीति में आए, राजनीति में अपना अच्छा मुकाम बनाया। जॉर्ज जी जैसे नेता आपके साथ घूमा करते थे, समाजवादी नेता, बहुत प्रखर नेता माने जाते थे। जोगेश भाई, मैं अब आपने जब छुआ है चीज़ों को, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जॉर्ज फर्नांडिस जब भी बिहार आए, उस समय एमपी का चुनाव होता था। हरिंदर भाई लड़ रहे थे मुजफ्फरपुर से। समस्तीपुर से एक लालू जी के कैबिनेट में मंत्री होते थे अशोक सिंह, वो लड़ रहे थे। अभी वर्तमान में महेश्वर हजारी जी के पिताजी उस समय एमपी लड़ रहे थे। बगहा से महेंद्र बैठा लड़ रहे थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मैं रात दिन जाग के उनको, मैं अपने गाड़ी से, मेरे ही गाड़ी पर मैं बैठता था, पीछे जॉर्ज साहब आगे बढ़ते थे और जॉर्ज साहब बुलाते थे, कल रहोगे ना? तो मैं ऐसे भ्रमण किया हूँ पूरा बिहार। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बिहार को समझने का मौका मिला कि एक इतना कर्नाटका के व्यक्ति को बिहार में इतना सम्मान क्यों है, कैसे वो मुजफ्फरपुर में आपातकाल के दौरान कैसे वो चुनाव जीते थे, आपातकाल के बाद जंजीर का फोटो जॉर्ज फर्नांडिस साहब का, तो वो सब तो एक लंबी वाकया थी। जब डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे तो तब भी आप पूछ लीजिएगा जहानाबाद के पूर्व एमपी माननीय अरुण बाबू, बड़े भाई मुझे जैसे पता है। जी जी, वो मेरी ही गाड़ी पर, जॉर्ज साहब एयरपोर्ट पर उतरते थे, एज ए डिफेंस मिनिस्टर भी मेरे गाड़ी पर बैठ के बिहार से गए हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब से तो मैं बहुत कुछ चीज़ राजनीति का सीखा, और यह बात भी लोगों के, बहुत सारे लोगों को खटक रहा था। लेकिन मैं फिर आपको बतलाना चाहता हूँ कि मेरा तो कद, नीतीश कुमार जी कई बार का मंत्री, मैं तो समझ लीजिए कि उनको देख के राजनीति सीख रहा था। लेकिन होता क्या है ना कि कई लोग कई तरीके से राजनीति में चीज़ों को विवेचना करते हैं। उस विवेचना का शिकार मैं हो गया। न मैं जॉर्ज साहब के विरोधी था, न मैं नीतीश कुमार जी का विरोधी था। मेरा तो राजनीति इन्हीं दोनों के परिप्रेक्ष्य में बड़ा हुआ। कई लोग हमसे पूछते हैं, फल फूल रहा था। हाँ, फल फूल रहा था। मेरे को कई लोगों ने पूछा कि आप, लालू यादव तो बहुत अच्छे समाजवादी चिंतन के व्यक्ति थे, जो फॉर्मेट में मैं आता था, जो सोच था, आप लालू जी से क्यों नहीं मिले? तो मैंने कहा मेरे लिए रीचेबल नहीं थे। वो मुख्यमंत्री बन गए थे, न कोई जान पहचान, और न मैं उस कद का नेता था। नीतीश कुमार हमारे गृह जिला के थे। जॉर्ज साहब जब अलग हुए तो पार्टी में भीड़ भाड़ कम थी, हमारे जैसे लोग को एक अवसर मिला काम करने का। तो डॉक्टर कुमार सुमन उर्फ रंजीत सिंह उर्फ रंजीत डॉन, तो ये रंजीत डॉन कैसे बन गए आप? देखिए, पत्रकार दीर्घा हो या फिर राजनीति का गलियारा, हर जगह जब आपका जिक्र होता है तो लोग डॉक्टर कुमार सुमन नहीं कहते, रंजीत सिंह नहीं कहते, कहते रंजीत डॉन। जोगेश भाई, ऐसा है कि मेरे ऊपर 2003 के पहले, मैं ये बात बड़ा शपथपूर्वक कह रहा हूँ कि कोई इस टाइप का केस मेरे ऊपर नहीं था। समझिएगा बात को। और 2003 के बाद
2003 के बाद मेरे ऊपर आज मैं 2025 में आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जी जी। कोई मुकदमा मेरे ऊपर वापस नहीं हुआ। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को मैं तो मीडिया पर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल के बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरी एक कंपनी थी रेडॉन्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। 2000 के बाद मैं बॉम्बे चला गया था। मैं कभी विश्लेषण करता हूँ तो दो बात उसमें सामने आती है। एक तो कि ऐसा नाम दे दो कि राजनीति में वो नाम बहुत खराब लगे, और हमको सिर्फ राजनीति करना था। तो डॉन शब्द राजनीति के लिए कुछ लोग के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ लोग के लिए, इंटेलेक्चुअल लोग के लिए तो बढ़िया शब्द नहीं है। जिस दिन कैट में हमारी गिरफ्तारी दिखाई गई, डॉक्टर रंजीत को रंजीत डॉन में बदल दिया गया। ये मीडिया की ताकत है। और जिस बंधु ने भी उस शब्द का चयन किया, कई लोगों से मैं पूछा, हमारे भी कुछ दोस्त पत्रकार थे दिल्ली में, बड़े बड़े 91 में एंकर हुआ करते थे, आज तक जैसे चैनल का, बड़े पत्रकारों से मैं मिलते रहा हूँ। जौहर साहब की कोठी पर मिला, कई जगह मिला। तो उन लोगों ने कहा कि जो आपकी रेडॉन्स कंपनी थी उसको इन लोगों ने समीक्षा किया, उस शब्द का विश्लेषण किया कि रेडॉन्स का मतलब रंजीत डॉन, जबकि रेडॉन्स RADONS, रेडॉन्स का मतलब जब फिजिक्स का रेडियो एक्टिविटी, मतलब वह शब्द बहुत तेजी से फैले। कंपनी के लिए जो मैं चयन किया था, रेडॉन्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी जो हमारी थी, बहुत तेजी से फैले, बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार करे, यह मेरा सोच उस नाम के पीछे था। और एक पढ़ा लिखा, हमको लगता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम छापा था, वो अगर हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे तो समझिए उस आदमी ने कितना बड़ा बेईमानी मेरे साथ किया कि मेरे पूरे चरित्र को एक शब्द से ऐसा चरितार्थ कर दिया कि मेरा सारा कुछ उस शब्द के साथ दब गया। जी जी जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी पिछले साल जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उस वक्त भी मीडिया में आपके बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा था। आपको पेपर लीक का भीष्म पितामह तक कहा गया, तो इस बारे में क्या कहें? पिछले बार तो छोड़ दीजिए, पहले मैं पिछले बार को आपको क्लियर करता हूँ। एक पत्रकार, मेरा नंबर सोशल मीडिया पर सब जगह उपलब्ध है, मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरे मोबाइल में 10,000 नंबर है। मैं अभी तक कितना चुनाव लड़ा हूँ वो मैं बाद में आता हूँ, पहले इस सवाल का आपको जवाब देता हूँ। एक लड़का, मैं उसको मानहानि का मुकदमा 2 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा, उसने हमारे वकील साहब को हाथ गोड़ जोड़ के कहा कि डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए। दूसरा, दैनिक भास्कर में भी एक खबर लंबे चौड़े हिसाब से, मैं दैनिक भास्कर के डिजिटल ऑफिस में पूरा पेपर लेके चला गया, भाई आप क्यों कर रहे हो, जिस आदमी से मेरा लेना देना नहीं, आप क्यों मेरे को भीष्म पितामह बना रहे हो। मेरी खुद की बेटी, मेरी बेटी आप सुन लीजिए जोगेश भाई, मेरी बेटी नीट का एग्जाम दी थी, 218 नंबर उसके आए थे, जबकि वो 90% प्लस लाने वाली रही है DPS दिल्ली का। उसको इन सब चीज़ों से चिढ़ हो गया, उसने कहा नहीं पापा मेरे को लॉ करना है। उस एक पत्रकार जब आपके बारे में बिना कोई जांच पड़ताल का कोई खबर प्रकाशित करते हैं, आपके कलम में इतनी ताकत होती है कि उसका आवाज़ कितना दूर तक जाता है, वो मेरे से बेहतर कोई आपको नहीं बता सकता है। मैं बाद में जब दैनिक भास्कर में गया, उसके संपादक शायद कोई वाजपेयी जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं उसको, उन्होंने डिलीट करवाया उस खबर को। मैं बड़ा उनके बारे में मैं बहुत गुस्से में पहुंचा था कि इससे तो अच्छा है मेरे को आप जेल भिजवा देते। आप पूछ तो लो, मैं पटना में हूँ, मेरा घर है कंकड़बाग में, मैं नोन पर्सन हूँ, मैं मीडिया का उपज हूँ। अगर आप रंजीत डॉन नहीं बनाते तो मेरे को शायद इतने लोग नहीं जानते। ये परसेप्शन की बात, या शायद इससे ज़्यादा लोग जान रहे होते, या ज़्यादा लोग जानते। मेरा तो एम्बिशन था भारत सरकार में मंत्री बनने का, मैं तो एम्बिशियस आदमी था, मैं कहाँ कह रहा हूँ, और अच्छे रूप में जानते। मैं 2000 किताब पढ़ा हूँ, मेरे से, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से डिबेट के लिए डिस्कशन करना चाहता हूँ, कोई होशियार आदमी मेरे साथ बैठे, आप एक प्राइस फिक्स करिए। हिंदी साहित्य में राइटर बाइज हमसे चर्चा करे, मैं पूरा पढ़ाई लिखाई एक शब्द मेरा समाप्त कर दिया। जैसे मैं कभी
कोई गैंगस्टर टाइप का डॉन, मतलब क्या, दाऊद इब्राहिम डॉन। आप तो डायरेक्टर रंजीत डॉन बना दिया आपने। तो एक पढ़ा लिखा आदमी का यह गुनाह है। और पिछले साल जो हुआ उन्होंने हटाया, मान के जो एजेंसी जांच कर रही थी, कहीं हमारा कोई संलिप्तता होता तो हमारा तो फंसाने वाला लोग ज़्यादा था, बचाने वाला लोग कम था। और मैं सीबीआई को भी या किसी भी जांच एजेंसी को बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं तो आपके सामने बैठा हुआ आदमी 45 दिन लगातार रिमांड पर रहा हूं, 3 अलग अलग केस में। हमारा एक केस का रिमांड खत्म होता था, दूसरा लेने के लिए तैयार बैठा रहता था, दूसरा खत्म होता था, तीसरा रिमांड लेने के लिए बैठा हुआ रहता था। यहाँ सीबीआई कस्टडी में जब रहा तो मेरा समझिए बीपी अपर साइड रहता था 90, नीचे साइड क्या पता नहीं। सीबीआई में डॉक्टर जो आते थे मेरा डेली चेकअप के लिए, कहते थे डॉक्टर साहब अब भर्ती हो जाइए, कि अच्छा मेरे को खुद नहीं लगेगा, स्वस्थ होना होगा तो आपके साथ भी रह के स्वस्थ हो जाऊंगा। तो ये शब्द ने कितना तकलीफ पहुंचाया है, कितना मर्माहित किया है, उसको मैं कैसे विभक्त करूं, कैसे विवेचना करूं, समझ में नहीं आता है। तो डॉक्टर साहब आखिर क्या वजह थी कि 2003 में सीबीआई ने आपको गिरफ्तार किया? देखिए 2003 में जो हमारी गिरफ्तारी की बात होती है, वो केस अभी भी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, वो केस अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। और आप स्टडी करिएगा उस केस का। मैं आपके पास बैठने के पहले पेपर देखा हूँ, आपने जो स्टडी किया है। जी जी। उस केस में देखिएगा कि सीबीआई हमको एक होटल से गिरफ्तार दिखाया। यह बात सही है कि मैं उस होटल में खाना खाने के लिए गया था। उस केस में जो एक्यूज थे, मैं भी एक्यूज हूँ उस केस का, वो हमारे दोस्त थे डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा। उस केस में हमारे पास जो सीजर लिस्ट दिखाइएगा, देखा जाएगा आपको, आप पेपर है आपके पास? जी जी जी। उसमें जो भी सामान की बरामदगी सीबीआई ने दिखाया है, कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं है। और उस केस का एफआईआर आप देखिएगा तो उसमें सीबीआई वर्सेज डॉक्टर कुमार सुमन सिंह एलियस रंजीत से दिखाया गया। जब 6 मंथ बाद चार्जशीट किया, सीबीआई ने पूरे समीक्षा किया केस को। अब वह केस जो चल रहा है, रोज एवेन्यू में हमारा केस चल रहा है दिल्ली, उसमें सीबीआई वर्सेज अरुण कुमार सिन्हा चल रहा है। सीबीआई ने केस के दरमियान, हमारे रिमांड के दरमियान हमको नार्को टेस्ट का परमिशन कोर्ट में मांगा। मैंने सहजता से मैंने कर दिया कि भाई एलाओ, मैं तैयार हूँ। लाई डिटेक्टिव टेस्ट मैं वह भी तैयार हूँ। और उस केस के दौरान हरिशंकर चौधरी और डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा को आप देखिएगा ऑर्डर शीट में बॉम्बे रिमांड पर ले गया, जहाँ प्रेस से पेपर चोरी हुआ था। मेरे को सीबीआई ने कहीं नहीं ले गया। मेरा फ़ोन से जितने एक्यूज पर्सन हैं उस समय आज तक किसी से एक लाइन का अगर कभी कोई बात रहेगा तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा, ऐसा समझ के चलिए आप। मैं पूरी सत्यता के साथ उस केस को फेस कर रहा हूँ और हमको अदालत पर, कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि हमको जस्टिस मिलेगा। इन सब चीज़ों को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, पूरा प्रोसीडिंग स्टे करके रखा। वो कोर्ट जो डिले हुआ है वो भी मैं आपको जोगेश जी बतलाना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम आप पे रिसर्च कर रहे थे तो रोज एवेन्यू कोर्ट हम गए थे और वहाँ हमने बहुत सारे दस्तावेज देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे। तो ये तो पता चल रहा है कि आप जब सीबीआई आपको गिरफ्तार की थी तो उस वक्त जो है सीबीआई ने आपका अकाउंट फ्रीज किया था जिसमें करोड़ों रुपए थे। तो ये पैसे कहाँ से आए? हालांकि बाद में उस पैसे को कुछ महीनों के बाद रिलीज किया गया था, ये भी दिखता है। तो इसके बारे में बताएं। जोगेश जी, आपका रिसर्च एकदम ठीक है, सही लाइन पे है। उस केस के दौरान हमारा बैंक अकाउंट आईसीआईसी बैंक अंधेरी ब्रांच का एक अकाउंट सीबीआई ने फ्रीज किया, उसमें कई करोड़ रुपए थे। आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि वो आपके आज एक चैनल पर बैठा हुआ हूँ। मेरा भी सपना था कि एक चैनल को खड़ा करूँ, और मेरे दोस्त थे के मोदी जी की उस ज़माने में वही हैसियत था जो आज की तारीख में अडानी की हैसियत है। और आज तक का नाम रखा है नकवी साहब जी। नकवी साहब से मैं मिला था उस दरमियान,
मेरे से 1-2 मीटिंग हुई। वो एक चैनल खोलना चाहते थे। हमारे शहर का एक लड़का है, मेरा दोस्त रहा है, संजय सलील नाम रहा है, इसको नोट करिएगा। 91 में दूरदर्शन पर जब आज तक चैनल आता था, उस समय उस एंकर वो होता था, और वो दोनों व्यक्ति ने कहा कि आप एक फंड का अरेंज करा दीजिए। मैंने यह प्रस्ताव के मोदी के सामने रखा। उन्होंने कहा कंपनी बनाओ, मैं पैसे अरेंज करवा देता हूँ, और पक्के का 25 लाख 10 लाख ऐसे बड़े बड़े चेक उस फंड में आए। और सीबीआई का उस समय का एसपी अनुराग गर्ग साहब थे जी। उन्होंने पूरा सबका एक एक आदमी को फ़ोन करके उन्होंने पूछा, पता नहीं अब तो रिटायर कर गए हो, उस केस का आयु अभी रिटायर कर गए सिंगल। बोला यार इसमें ये पैसा कैसे आया, मैंने डिटेल बतलाया, और सीबीआई ने उसको फ्रीज किया। और 6 मंथ बाद जब चार्जशीट किया गया उस केस का, कैट का, उस पैसे का कहीं जिक्र नहीं था। मेरे वकील साहब ने एक एप्लीकेशन लगाया, कोर्ट ने, पटियाला कोर्ट में उस समय केस चल रहा था, कोर्ट ने रिलीज कर दिया पैसा। और मैं जेल से एक लेटर बना के ICICI बैंक को दिया, और जिस जिस आदमी ने पैसे दिए थे उस अकाउंट से वापस उस आदमी को ट्रांसफ़र कर दिया। सीबीआई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अगर वह भी नहीं होता तो मैं, अगर वह सीबीआई स्कैंडल में फंसा हुआ पैसा कभी किसी का रिलीज नहीं होता है, और सीबीआई के ईमानदार ऑफिसर से हमारा पाला पड़ा था, उसने मेरे तकलीफ़ को समझा, और इसके चलते एक लायबिलिटी से मैं बच गया। वो आज तक दिल्ली आज तक चैनल के लिए वो पैसा इकट्ठे किए जा रहे थे, और सारे अच्छे लोग, नाम किसका बताऊं आपको, लेकिन सब लोगों ने मदद किया, और बाद में भी किसी का कोई कंप्लेन नहीं रहा। अगर मेरा कैट में कोई तरह का इन्वॉल्वमेंट होता तो सबसे पहले जांच एजेंसी देखता है कि इसके पास से क्या पैसा का बरामदगी है, इसके पास से एविडेंस का क्या बरामदगी है। और आपका रिसर्च 100% सही है कि रटॉन्स इंटरप्राइजेज से 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, उससे ज़्यादा कई करोड़ रुपया रिलीज किया, और रिलीज कर सीबीआई ने भी विरोध नहीं किया, पटियाला हाउस कोर्ट में रिटर्न में दिया हुआ है कि इस केस से इस पैसे का लेना देना नहीं है, रिलीज किया गया। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल उठता है कि सीबीआई तो आपको गिरफ्तार की, आखिर गिरफ्तार की रखी, आखिर क्यों? देखिए सीबीआई, जब आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि राजनीति बहुत सहज रास्ता नहीं है, ये कांटों पे चलने का काम है राजनीति। और ख़ास करके जब आप कभी कभी कोई बड़े पर्सनालिटी की तरफ देख लेते हैं तो आपको उसके आक्रोश का भी सामना करने की तैयारी करना होगा। मैं आज भी आपके चैनल पर वो नाम लूँगा नहीं, बड़ा ईमानदारी से इसलिए पहले कह देता हूँ कि आप नाम मत पूछ लीजिएगा, नाम बदनाम हो जाएगा। और मैं किसी का, जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है, किसी के बदनामी और निकनामी में नहीं जाना चाहता हूँ। तो पहला केस कैट का किया गया। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात और बतलाना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर दूसरा केस सीबीआई ने किया कि मैं मेडिकल का पीजी का क्वेश्चन आउट कर दिया हूँ, उसमें भी 14 दिन रिमांड पर रहा है। मैंने कोर्ट में, जब कभी आप विपरीत परिस्थिति में जोगेश जी फंस जाते हैं तो आपके पास बचाव का सिर्फ एक रास्ता होता है, आपका आत्मबल। हमको याद है खन्ना साहब जज हुआ करते थे, मैंने कहा सर मैं इस पीजी का एग्ज़ाम खुद दिया हूँ, ये मेरे साथ डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा इन्होंने भी दिया है, डॉक्टर मनोज कुमार, 3 डॉक्टर थे उसमें जी, तीनों को बनाया था। तो कोर्ट ने कहा क्या बकवास कर रहे हो यार, क्योंकि सर बहुत होशियार मैं रहूँगा तो अपना नहीं कराऊँगा, चलो मान लेता हूँ, ये दोनों भी तो दे रहे हैं। सबका MBBS करने के बाद पीजी का मैटर होता है, सब पीजी करना चाहता है। बाद में सीबीआई ने रियलाइज किया कि नहीं ये गलत हो रहा है। उसके कोई एक्यूज थे उत्तर प्रदेश के, चार्जशीट में उस केस में बरी किया गया। तीसरा केस पटना सीबीआई का था, उसमें हमको ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया। तो बचा दिल्ली का एक केस और दूसरा केस पटना का। लेकिन मीडिया में अगर आप उस समय का मीडिया को उठा के देखते, सनसनाती हुई गाड़ियाँ, लैपटॉप, लगता है कि पूरा लैपटॉप से ही मेरा क्वेश्चन निकल रहा है।
ऐसा परसेप्शन बनाया कि मैं बतला रहा हूँ कि पिछले 10 साल से मैं आज तक ये सब चैनल अपने घर में देखता नहीं हूँ। और अभी उत्तर प्रदेश में माननीय नेता अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू देख रहा था आज तक पर, बोले कि आपका चैनल से ज़्यादा व्यू तो यूट्यूबर का आजकल जा रहे हैं। इतना दुखी थे। आप सोचिए, हमारे ही, मैं भी तो इसी इंडिया का हूँ, अखिलेश यादव इसी इंडिया के हैं, आप इतना परसेप्शन क्यों खराब करके रखे हो जिसमें आपके बारे में बोलना पड़े। आप याद करिए, जिस ज़माने में हमारे पर केस हुआ था 2003 में, मीडिया के बारे में इतना लोग कोई खुल के बोल नहीं रहे थे। आपके जैसे प्लेटफॉर्म नहीं था कि लोग जहाँ पर आके अपनी बात को रख सकें। आज तो आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जी, उसमें कुछ दिखाइएगा, दूसरी जगह अपनी बात को रखेगा, बिल्कुल एविडेंस के साथ रख देगा। समय है, फुर्सत है, बहुत सारे लोग अब आ गए। तो मीडिया का जख्म जो है ना, उसको मैंने बहुत करीब से झेला है। लेकिन डॉक्टर साहब, सीबीआई आपको गिरफ्तार की, आखिर क्यों? सवाल तो ये बनता है किसके इशारे पर? अगर आप कह रहे हैं कि नाम नहीं पूछिएगा, तो क्या आपको लगता है कि ये एक राजनीतिक रंजिश थी? मेरे जिला में आप घूम के बात पूछ लीजिएगा, कोई पॉलिटिक्स में है, समझ गया ना, नाम भी बतला देगा, लेकिन मेरे को नहीं बोलना है। उस समय भी हमको याद है, जी के पत्रकार सब तो मित्र ही थे बिहार में, पूछते थे कि अब तो डॉक्टर साहब बोलिए नाम। याद है छज्जूबाग वगैरह इलाके में, मैंने कहा छोड़ दीजिए। तो जब उस समय नहीं बोला, तो आज बोलने की बहुत जवाबदेही, जिम्मेवारी से आज भी मुक्त रहूं। जब तक कि केस मुकदमा चल रहा है तो चलने दीजिए। एक समय जब अदालत का फैसला आएगा तब तो लोग को पता चलेगा ही ना। वो आपने अभी हम लोग की बात हो रही थी, कहा कि बड़ा वृक्ष जो है अपने आगे किसी को पनपते नहीं देता है, तो वो बड़ा वृक्ष का शिकार हो गए आप। नहीं, बड़ा वृक्ष नहीं, हम तो राजनीति का एक परिभाषा बतलाए। मैं एक किताब राजनीति पे लिख रहा हूँ, किताब जिसमें कभी कभी मेरे को यह लगता है कि मैं भी शायद उस जगह पर होता तो यही करता। मैं ना भी करता तो 99% लोग यही करते हैं। बड़े बड़े, मैं तो राजनीति में ना एमपी बना ना एमएलए बना, जो बन गए उनको तो कोलैप्स कर दिया जाता है, ठंडे बस्ते में डस्टबिन के में डाल दिया जाता है। राजनीति बहुत कठोर है, उसकी कठोरता के आगे बाकी तमाम कठोरता समाप्त हो जाती है। इतना कठोर है। बाप बेटा का, बेटा बाप का कत्ल कर देता है। तो सब समझिए, सुविधा के अनुसार आदमी का चयन किया जाता है, उसमें सुविधा के हिसाब से चुनाव किया जाता है, सुविधा के हिसाब से आप यूज करते हैं, सुविधा के हिसाब से छोड़ देते हैं। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं बिहार की, बिहार में सुविधा की राजनीति चल रही है। देखिए, वर्तमान जो परिस्थिति है ना, उसमें देखिए बिहार एकदम पिछड़ा हुआ राज्य रहा। हम आबादी के हिसाब से आप समझ लीजिए कि हम दूसरे नंबर पर हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें या 13वें नंबर का राज्य है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो इंडिया में भी सबसे घना आबादी वाला राज्य हमारा है। निश्चित रूप से मैं यह मानूंगा कि आप जब देखिएगा गंगा के जो विकास का जो सब पैमाना बना है बिहार, बाहर के लोग को भी दिखता है। लेकिन रोजगार का अवसर जो है वो क्या चाहिए? सबसे पहले नौजवानों को यहाँ रोजगार चाहिए। इस पर और अच्छे से काम हो सकता था। जो भी लोग बैठे हुए हैं चेयर पर, ठीक से और काम हो सकता था। स्किल डेवलपमेंट, जैसे हमारे के यहाँ का जोगेश जी 2 करोड़ आदमी मान के चलिए बिहार से बाहर काम करता है। अगर मान के चलिए ठीक है, हम नौकरी, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, हमारा बजट का पूरा पैसा चला जाएगा, तो हम 20,000 ड्राइवर एक साल बना देंगे ना, स्किल ड्राइवर। उसको हम यूरोपियन कंट्री में भेजेंगे, हम उसको अरब में भेजते। हम 20,000 एसी ठीक करने वाला आदमी बना देते, ट्रेनिंग सेंटर दे के बजाते। इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में हम 100-200 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। हम सेमिनार लगा के 2 महीना में ये काम कर सकते थे। ऐसे 50 बैठूंगा तो मैं तो 100 काम ऐसा गिना दूंगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं जो
आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन के मैं पहले बोला हूँ कि बड़ा हुआ, राजनीति में आने का चाहत पैदा हुआ मेरे अंदर। उनका एक चीज़ बड़ा मजबूती से बोला करते थे, 2003 के पहले तक, 2000 तक तो उनके साथ मैं मजबूती से रहा, 2000 के बाद थोड़ा स्लो हो गया था उनके साथ। तो ग्राम सहकारिता का बात वो बहुत मजबूती से बोलते थे, जो आंध्रा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में है, वो बिहार में लागू नहीं हो सका। किस कारण बस लागू नहीं हो सका? जो हमारे के यहाँ पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खूबसूरत। मेरे तो बच्चे पटना जब आए दिल्ली से तो मैंने कहा चलो दिखाता हूँ पटना, और 1 घंटा गाड़ी में फ्लाईओवर पर आप घूमते रह जाएंगे। आप चाहे एम्स चले जाइए, अब तो और जी, गंगा किनारे बहुत खूबसूरत लगता है। जो अच्छा चीज़ है उसके बारे में आपको अच्छा बोलना होगा। इतना अच्छा 4 लाइन गया, डोभी बन गया, लेट से बनाइए, 15 साल पहले बनना चाहिए था, दूसरे राज्य में हमसे 25 साल पहले बना। और स्किल डेवलपमेंट का हमारे यहाँ जो आबादी है उसको हमने ताकत नहीं बनाया। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कभी अकेले में बैठ के सोचते होंगे तो हमको यह लगता जरूर है कि उनको भी यह बात लगता होगा कि स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए था। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आप बहुत ही साफ गोई से चीज़ों को रखते हैं, चाहे वो आप से जुड़ा हुआ मामला हो या राजनीति से जुड़ा हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सीबीआई आपको गिरफ्तार की, गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ फिर आपके साथ? देखिए, मैंने तो बताया ना कि सीबीआई उस रात में गिरफ्तार किया। मैंने उस समय भी बताया था कि मैं डॉक्टर अरुण जी को जानता हूँ, ये हमारे दोस्त हैं। इनके कहने पर, इनके फ़ोन से, देखिए मेरे फ़ोन पर फ़ोन आया, मैं खाना खाने आया। बाकी बात क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कैट का पर्चा कैसे आउट हुआ। और मैं आपको एक बात और बतलाना चाहता हूँ, बीच में मेरे दिमाग में भी आया कि अगर कैट का पर्चा के लिए वो जो लड़का संजीव कुमार दिहाड़ी मजदूरी में काम करता था प्रेस में, जो सीबीआई के दस्तावेज में है, सच है गलत है न्यायालय को तय करने दीजिए। उस सीबीआई ने कहा कि ये प्रेस से दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, वहाँ प्रेस से इसने पर्चा निकाल के डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा को दिया। केस के दौरान पटना जब रिमांड में था तो हमारे जिला के एक एसपी थे, नाम था अमित लोढ़ा, और एक रविंदर बाबू थे। पहले वो ग्रामीण, वो डीआईजी हो गए थे, पहले ग्रामीण एसपी थे। 91-92 के आसपास का घटना है, 92-93 का। वो ग्रामीण एसपी हुआ करते थे पटना। उस समय मैं वही गोपाल बाबू के साथ उनसे मिला था, तो उनका चेहरा, कम आईपीएस से मिलने जुलने का मौका मिलता, उसमें उनका चेहरा हमको याद था। वो दोनों सीबीआई के रिमांड के दौरान आए मिलने के लिए, हमको बुलाए। तो सीबीआई का डीआईजी प्रवीण सिन्हा वहाँ पर थे। बोले कि पहचानते हैं आप? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं पहचानता हूँ। तो उसमें जो अमित लोढ़ा ने एक सवाल किया था मेरे से। उन्होंने कहा कि रंजीत जी, आपको बॉम्बे में डिसिल्वा और पटेल के नाम से जाना जाता है कि नहीं? हमारा तो ऑफिस है, घर है बॉम्बे में, फ्लैट में मैं रहता हूँ, मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ बोरीवली में, सारे कार्ड्स छपे हुए हैं, मेरे नंबर हैं सब जगह, मेरे कर्मचारी 10, 20, 50 हैं, तो मेरे को डिसिल्वा पटेल क्यों जानेगा? बोला अच्छा। फिर उसी रिमांड के दौरान जो एक हरिशंकर चौधरी थे, उनको बुलाया। उसके बाद मैंने चौधरी से पूछा कि चौधरी जी आपसे क्या पूछा है? बोले कि वो हमसे पूछा कि वो डिसिल्वा पटेल कौन था। तो मैंने कहा कि आपको चूतिया बुड़बक बनाया, बड़ा खराब शब्द है। तो हम कि तुमने बोला है सर? हाँ बोला मैंने, कि आपको सर बेवकूफ़ बनाया। जो डिसिल्वा पटेल कोई नहीं था, संजीव ही था। मेरा तो समझ लीजिए कि मैं पूरा 2-3 दिन चिंतन किया कि कैसा ये आईपीएस था। अगर अमित लोढ़ा की जगह पर कोई होशियार आईपीएस होता, थाना प्रभारी होशियार होता, तो इसको 2002 में पकड़े थे नालंदा में, बैंक, स्टेट बैंक का क्वेश्चन लिए हुए। उसमें हरिशंकर चौधरी दोनों जेल में रहा, संजीव जो जिस पर कैट का पेपर निकालने का इल्जाम लगा। अमित लोढ़ा अगर 2 गो सिपाही को भी उसके पास प्रेस में भेज दिए होते बॉम्बे, जोगेश जी समझिएगा बात को, जी जी, कि एक आदमी को आप रंगे हाथ स्टेट बैंक पीओ का पेपर लेके पकड़ते हैं, इल्जाम है, एफआईआर का कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ, उसको लगा रखिएगा अपने पास।
और आपने तहकीकात नहीं किया कि सचमुच ये कहाँ करता है, क्या करता है। अगर वो किया हुआ रहता तो कैट का पेपर ही आउट नहीं होता, वो तो प्रेस से निकल जाता ना, बिल्कुल, प्रेस वाला उसको निकाल देता। अगर मान के चलिए कि खाली पुलिस चल जाता तब भी नहीं रखता प्रेस वाला का भी गलती। ये कैसा एसपी थे, कैसा इनको ड्यूटी मिला था, कैसे पढ़ाई लिखाई किए थे, क्या ट्रेनिंग का हिस्सा था इनका कि अमित लोढ़ा प्रेस में किसी को भेजा ही नहीं था। और हमसे पूछने आ रहे हैं रिमांड में कि डी सिल्वा पटेल आपको जाना जाता है। अगर वो पहले मैं जाना होता हम कि तुम तो सबसे मूर्ख आईपीएस हो यार, अगर तुम पहले भेज दिया तो साला कैट का पेपर ही आउट नहीं होता और ना मैं एक्यूज बनता। तो मैं तो कैट के लिए सबसे बड़ा, मेरे नज़र में कोई गुनाहगार है तो उस आदमी का नाम है अमित लोढ़ा। मैं ये आपके चैनल पर बहुत जवाबदेही के साथ कहता हूँ और मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। अमित लोढ़ा के पास अगर मेरे शब्द पहुँचे तो वो भी तैयार हो जाएं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं नार्को टेस्ट के लिए, लाइट डिटेक्टिव टेस्ट के लिए, सारे टेस्ट के लिए तैयार हूँ किसी फोरम पर। अमित लोढ़ा तो काफ़ी सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने बिहार के बारे में वो खाकी जेल डायरी भी लिखा खाकी, वही मैं जो चुनाव लड़ रहा था ना, अशोक महतो जी के बारे में उन्होंने लिखा है। जी जी जी, ठोक देंगे अशोक महतो का, हाँ, जिस पर मूवी बना, भ्रष्टाचार का आरोप में भी लग रहा है उन पर। ये हाँ, अशोक महतो का मैं कहीं देख रहा था, उनके पिंकू महतो का भी, कि तो ब्लैक से वाइट पैसा कमा रहा था। मेरे को उन सब चीज़ों से नहीं लेना देना है, वो कैसा आईपीएस रहे। मैं आपको एक उदाहरण देके कि एक आदमी को उन्होंने जिला में अरेस्ट किया है, 1 साल बाद रिमांड में मेरे से पूछ रहे हैं पटेल और डी सिल्वा, अरे आप सरकारी पैसा आपके सैलरी से थोड़ी के किसी को भेजना था, आप अपने बाबूजी के पैसा से थोड़ी के भेजते, आप सरकार के खर्च पर 2 सिपाही को भी भेज दिए होते बॉम्बे कि कहाँ काम करता है, किस पद पर है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, मुंशी है, चपरासी है, तो कैट का पेपर ही आउट नहीं होता। बिल्कुल, मैं सिर्फ सिस्टम का बात कर रहा हूँ कि एक आईपीएस जिसके मन में यह भी जिज्ञासा हो कि अच्छा रंजीते तो नहीं था पटेल डी सिल्वा। बाद में मैं बतला रहा हूँ कि सीबीआई का एक ऑफिसर हमको रिमांड के दौरान बतलाया कि जब मैं आपके जिला में गया था तो इस एसपी ने आपके बारे में बोला था। तो सोचिए कि ये परसेप्शन जो आपको बात कर रहा हूँ, पूछ लेता, मैं तो उनके जिला का था ना, मेरा हिलसा घर है, नालंदा में थे, वो बुला के पूछ लेते कि डॉक्टर साहब ये आपसे रिलेशन है, या खड़ा कर लेते, खड़ा करके पूछ लेते, जैसे सीबीआई ने किया ना। जैसे मैं एक्यूज बना कैट में, जी जी, तो मेरे सामने सीबीआई खड़ा करके पूछ लेता संजीव को। 6 महीना बाद गिरफ्तारी हुई तो मैं तो 5.5 साल जेल में रह के निकला कि हाँ आप अमित को, इसको, संजीव को जानते हैं कि नहीं। एक बार और टेस्ट करा लेता, मैं तो था ही, उनके कस्टडी में था ना, तो मेरे पास क्या विकल्प था। मैं तो भाई रहता तो हाँ बोलता, ना रहता तो ना बोलता। और सीबीआई ने दिल्ली केस में कहीं मेरे से कोई लिंकअप उसका नहीं किया है। अब किस परिस्थिति में मेरे को आईओ से बात है, मैं पूरी सत्यता और ईमानदारी से कह रहा हूँ, सिंगल जी के पास भी मेरे शब्द पहुँचे तो उन्होंने कहा था कि रंजीत इस केस में चाहे जो हो जाए, मैं मुंशी नहीं हूँ सीबीआई का, मैं तुम पर चार्जशीट नहीं करूँगा। सीबीआई का पूरा षड्यंत्र एक डीआईजी का था। मेरे पास जो डायरी बरामद हुआ उसमें उसका नाम लिखा हुआ था। मैं सेकंड टाइम कभी आपके साथ बैठूंगा तो बाई पेपर आपके कैमरा के सामने वो सब पर केस में लगा हुआ है, उस आदमी का घेर कर रखा हूँ नाम। जी, मेरे को पहले किसी ने 4 महीना पहले बतलाया था, मेरे घर में आके इस आदमी ने बोला है कि आपको जनवरी फरवरी में एफआईआर आप पर करेगा। मैं उसका नाम ऐसे कर घेर दिया हूँ और 20 आदमी के सामने पूछा गया है कि मेरा नाम क्यों रखे हो। हमने कहा कि आप फलाने जगह फलाने आदमी से यह बात बोले थे, इसीलिए मैंने आपका नाम घेर के रखा हूँ। मैं पूछूं उसके पहले ही मैं आपकी गिरफ्तारी में हूँ, पूछता कि मैं कहाँ, क्या दोस्त था, क्यों ऐसा सोच रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो। और ये सब अभी तक जोगेश जी मैंने किसी से शेयर नहीं किया। आज आप जब पूछे हैं तो मैंने पूरी बात बतलाया आपको। एक डॉक्टर और जिसका हाई एम्बिशन हो, बहुत महत्वाकांक्षी हो, जो केंद्रीय मंत्री बनना चाहता हो, सपने देखता हो कि जैसे अभी आपने एक उदाहरण दिया कि हम किस तरह बिहार के युवाओं को स्किल करते, उसको आगे बढ़ाते, जो इतना अच्छा आइडिया रखता हो, उसे जेल जाना पड़ा, इतने दिनों कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। डॉक्टर साहब, वो जेल का जो दिनचर्या था बेहद ही कठिन हुआ, कैसा था? निश्चित रूप से
मैं तिहाड़ जेल में भी रहा और काफ़ी बड़े बड़े वहाँ तो 100 कंट्री के एक्यूज होते हैं। बेऊर जेल भी रहा। दिनचर्या योगेश जी, मैंने अपने को जेल से थोड़ा, जेल में रह के भी जेल से बाहर रखने का प्रयास किया। मैं किताबों में झोंक के रखा अपने को। और बिहार में जब जिस समय मैं निकल रहा था, हमारे जेल आईजी थे संदीप पौंड्रिक साहब। एक वाक्या है, वो एक दिन हमारे वार्ड में चले आए, तलाशी वलाशी के दौरान होता है, वो हमसे पूछे कब बेल होगा आपका। तो हमको लगा कि अरे राम, इतना सीरियस ये भाई क्वेश्चन थोड़ा आपको छूने वाला, हृदय को छू जाता है। मैंने कहा हो जाएगा सर, बेल तो हो ही जाएगा। तो बाद में बेऊर जेल में एक लाइब्रेरी बना, उसके सारे किताब का चयन मैंने किया। 2 असिस्टेंट जेलर हुआ करते थे उसमें, जेलर थे भोला बाबू, बोले किताब का लिस्टो आप बनाइए। ये लोग जानते थे। और किताब में इतनी ताकत होती है, विद्या में इतनी ताकत होती है कि आपको वहाँ भी सम्मान, सरस्वती सम्मान आपको दिलवाते हैं। जो मेरा किताब पढ़ने का जो टाइम होता था, बाद में एक जेलर हमारे जेल के थे, आनंद बाबू नाम है हमको, वो मेरे पास आए पटना मेरे घर पर एक बार मिलने, जेल से निकलने के बाद। बोले कि जब कभी आपके बारे में लिखना होता था तो हम लोग लिखते थे कि 8 बजे से पढ़ते हैं, सुबह 8 बजे रात तक, सुबह तक। तो मैं जेल में रह के भी कोई ना कोई कैरेक्टर के साथ रहा और खूब 5 साल। मेरा पढ़ने का हॉबी पहले था, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो जेल में भी तकरीबन हर साल पुस्तक मेला लगता था। अच्छा। और तकरीबन 200 से 250 किताब का चयन करवा के मैं मंगवा लेता था, उसका कौन बानी प्रकाशन वगैरह वगैरह का, और उसमें ट्रिक कर देता था। तो वो किताब मेरा जेल का सबसे अच्छा साथी बना। और सब किताब है मेरे पास, बड़ा अंडरलाइन करके, जैसे मेडिकल कॉलेज में हम लोग मार्कर से मार्किंग करके पढ़ते थे, तो वैसे सारे किताब पढ़ा हुआ है। और वो एकदम मेरे जीवन का सबसे बहुमूल्य धरोहर है हमारे पास। और मेरे अंदर का ऊर्जा को कभी कभी जब मैं भी सोचता हूँ कि मेरा क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों लोगों ने करवाया, क्या जो भी, या वक्त ने किया। मैं सबसे ज़्यादा तो वक्त को भी कभी कभी बड़ा बलवान होता है। तो किताब ताकत देती है। मैं आपको एक किताब का जिक्र करूँगा, जब आपने छेड़ा है किताब का कैसे पास करते थे। महात्मा गांधी का अहिंसा। महात्मा गांधी को हम लोग पढ़ते थे और बड़ा, मतलब मैं तो मानता हूँ कि बहुत विशाल कैरेक्टर। जी जी। हमारे देश में अभी यूट्यूब और गूगल व्हाट्सएप का ज़माना है, जो गांधी को पढ़ा भी नहीं वो भी गांधी को गाली देता है, लेकिन वो महामानव थे। मेरे मन में हमेशा उठता था कि गांधी को अहिंसा जो सवेरे उनका प्रार्थना सभा होता था, रघुपति राघव राजा राम, उनको अहिंसा कहाँ से मिला। तो जेल जीवन में मैं एक राइटर से परिचित हुआ। उन्होंने इंडियन कैरेक्टर पर 3 किताब लिखा है। एक महात्मा गांधी पर, गांधी जीवन दर्शन। उसके पहले मैं 2 किताब उनका पढ़ गया था। उन्होंने विवेकानंद का जीवनी और रामकृष्ण परमहंस का जीवनी लिखा है। जी जी। और मज़ेदार बात है कि रोमियो रोला बोल्शेविक टाइप के राइटर थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित रहे हुए। उनको जाक कृतिपूर्ण एक किताब पर नोबेल प्राइज मिला है। और जब गांधी जी गए थे गोलमेज सम्मेलन के लिए, तो उनकी बहन इनका सारे भाषाओं का में अनुवाद करती थी। मैं इतना विस्तृत उनका चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि वह कैरेक्टर बहुत विशाल कैरेक्टर थे। जी जी। तो गांधी जीवन दर्शन जब पढ़ा तो उसमें महात्मा गांधी से उन्होंने पूछा है कि हे महात्मा, आपको अहिंसा कहाँ से मिला। तो उन्होंने स्पष्ट बोला है कि प्रभु यीशु को जब सलीब पे ठोका जा रहा था तो उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, यह भी आपकी संतान है, इसको माफ़ करना। तो मैं एक समय वहाँ पढ़ने वाला भी, जेल में भी कई लोग हो जाते हैं। जी जी। तो मैंने एक आदमी को बुलाया कि जरा दौड़ के आ जाओ, बुला के लाओ उनको। एकदम अहिंसा वाला स्टोरी सुलझ गया, क्योंकि हमारे यहाँ रामायण में कहीं अहिंसा शब्द का जिक्र नहीं है। रामायण मैं 7वां क्लास में अपने गांव में पढ़ गया हूँ, ऐसे समझिए। महाभारत पर मेरे लाइब्रेरी में अलग अलग राइटर का लगभग सैकड़ों किताब है। मनु शर्मा हो गए, कोहली जी हो गए, 7 भाग में लिखे सब। मतलब वो कैरेक्टर पढ़ने में भी बड़ा आसान लगता है, दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। हिस्ट्री में जब पढ़िएगा तो महाभारत रामायण में माता सीता को रावण ने जब उठा के ले गया, जबरन उठा के ले गया, भगवान राम ने पूरा लंका
को नाश करके माता सीता को वापस लाए, तो अहिंसा तो है नहीं वहाँ। बिल्कुल नहीं। महाभारत पढ़िएगा, चीरहरण पर भाइयों ने भाइयों को हत्या कर दिया, तो अहिंसा वहाँ भी नहीं था। तो ये वो जब फुर्सत में आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आप, तो आपने कहा कि भाई अहिंसा, हाँ, मेरे मन में हमेशा चलता था कि महात्मा गांधी को अहिंसा मिला कहाँ से। अहिंसा मिल गया। हाँ, उन्होंने जब वहाँ यूरोपियन जब गोलमेज सम्मेलन के समय बोलते थे कि 1000 साल के बाद आज़ादी मिले, लेकिन अहिंसा के रास्ते से। जोगेश जी, उस किताब में है गांधी जीवन दर्शन में, यूरोपियन मीडिया छापते थे कि अभी महात्मा गांधी ने कहा है कि अभी अहिंसा के रास्ते पर हूँ, जरूरत पड़ेगा तो अहिंसा के रास्ते पर चलूंगा। क्योंकि ये अंग्रेजी जानते थे और हिंदी जानते थे। स्पेन में, स्पेनिश, जर्मन में सारे इनके भाषा रोमियो रोला की बहन अनुवाद करती थी। कहीं कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कहीं कोई सेमिनार को संबोधित कर रहे हैं। तो मीडिया का स्वरूप जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया है कि मैं पहला आदमी नहीं हूँ। मीडिया ने बहुत सा खेल बनाया, बहुत सा बिगाड़ दिया, समझ गया। अब सोचिए कि महात्मा गांधी के बारे में तो किताब का जिक्र कर रहा हूँ ना, तो मेरी क्या विरासत है महात्मा गांधी के सामने। तो मैं उनके चरण का एक कण भी नहीं हूँ, धूल का। तो इस सब चीज़ों को समझता हूँ, ऐसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जेल के अंदर कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा? देखिए, एक तो छावा भी पढ़ा था मैं बॉम्बे में अपने दोस्त को। छावा, मैं महाराष्ट्रीयन साहित्य, मेरे को लगता था कि हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य बहुत रिच है। नागनाथ इमामदार का पढ़ा और शिवाजी सावंत का पढ़ा, महानायक। जैसे सुभाष चंद्र बोस पर मैं जेल जाने के पहले 5-6 राइटर का किताब पढ़ चुका था। एक महानायक बहुत शानदार किताब, अद्भुत। विश्वास पाटिल करके उसके राइटर हैं, 10 साल मेहनत करके उन्होंने किताब लिखा। जैसे हमारे के यहाँ हमारे देश की आज़ादी पर एक बड़ा खूबसूरत किताब, उसको 3 बार मैं पढ़ा हूँ, आधी रात की आज़ादी, डोमिनिक लिपेर और लॉरेंस का। उनका और भी कई किताब मैंने पढ़ा, हजार सूरज वगैरह वगैरह। तो ये किताब उस ज़माने में करोड़ों के प्रति में बिकता था। कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, इतनी खूबसूरत किताब पढ़ने का मौका मिला। रॉबर्ट पेन, बांग्लादेश की आज़ादी पर लिखा है, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहरे हुए थे। अच्छा, उस समय गौतम गोस्वामी साहब आ गए थे, पटना डीएम थे, बाढ़ राहत में आ गए थे। तो उनको मैंने ऐसे ही बोल दिया कि जब ये मुजिबुर रहमान ढाका में पहला बार जब यहिया खान के कैद से निकले, तो उन्होंने एक भाषण में एक डायलॉग्स बोला है, डायलॉग कि अब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से कह दो कि बंगाली जवान हो गए। बोले, आप डॉक्टर साहब कहाँ पढ़ लिए? मेरे महाराज, उस समय बीपीएससी का चेयरमैन और पूरा मेंबर भी जेल पहुंचे हुए थे, तो पूरा इंटेलेक्चुअल का टीम होता था जी। तो बोले कि डॉक्टर साहब कहाँ पढ़े? हम कि पढ़ा हूँ, रॉबर्ट पेन का कतला पढ़िए। तो मैंने उनको भी दिखा दिया, बोले बड़ा खुश हुए। फिर उन्होंने भी 5-7 किताब पढ़ा, और अब तो हम लोग के बीच वो नहीं रहे हैं, लेकिन मैं देखा एक जेल में ही रहते हुए उनका इंडिया टुडे में, चूँकि इंडिया टुडे वगैरह वहाँ आते थे, तो मैंने जो किताब सब दिया था देखा कि उनका सब उन्होंने उसको रखा है चर्चा में। जी जी। तो जेल का जो 5.5 साल का बहुत क्रूशियल और दुखद समय, किताब हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, हमारा आत्मबल हमारे साथ था, और उस समय को काटा मैंने। और जोगेश जी, मज़ेदार बात आप जानिए कि हमारा जो बेल हुआ, हमारा जो केस से रिहाई हुआ, पटना में चीफ जस्टिस कुर्सी साहब आए। तो मेरे मन में आता था कि बार बार मेरा बेल रिजेक्ट हो रहा था, और मेरे जितने को-एक्यूज साथी थे उनका बेल 6 मंथ में 8 मंथ में हो गया था। तो मैं इस फ्रस्ट्रेशन में रहता था कि आखिर मेरे अंदर, मेरे ऊपर क्या खास बात है जो मैं इतना दिन जेल में हूँ। तो मैंने उनको जेल से एक चिट्ठी लिखा, 8-10 पॉइंट मैंने लिखा। मैंने उसका जो एक पॉइंट था कि जेल में मेरे रहते हुए मेरी नानी, मेरी दादी दोनों एक्सपायर कर गई। मैं पुलिस कस्टडी में परमिशन मांगा, हमको नहीं दिया गया। मैं कितना बड़ा आतंकवादी हूँ। मैंने बेउर जेल में देखा है, कई जो बड़े बड़े नामचीन बाहुबली लोग हैं अपने भाई के गृह प्रवेश में चले जाते हैं, कई कार्यक्रम में परमिशन के साथ जाते हैं पुलिस कस्टडी में, उनको मिला। मेरी बहन का, छोटी बहन का शादी हुआ, उसमें भी मैं पुलिस कस्टडी में, मैंने पुलिस के साथ जाने के लिए, पुलिस कस्टडी में मतलब यही होता है कि आप जेल से भी पुलिस के साथ जाएंगे और वो वापस जेल में आपको वही पुलिस छोड़ देगा, उसमें भी नहीं मिला।
और ये सब ऑर्डर सीट लगाया मैंने एप्लीकेशन में। और मैंने यह भी देखा उस समय कोई कमीशन था, रंगनाथन कमीशन की, जो जेल में अपने आधा से ज़्यादा सज़ा काट चुके हों, उनको आप रिलीज करिए। तो मेरा तो, मैं सरकारी कर्मचारी रहा नहीं, पीसी एक्ट का कोई मामला था नहीं, तो मेरा तो मैक्सिमम सज़ा 3 साल होता है, जो हमारे वकील साहब लोग समझाते रहे। आज भी मैं UR ललित साहब रहे हमारे वकील, उनके बेटा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होकर रिटायर किए। तो उन लोगों ने जो कहा वही मानता था मैं। कानून का समझ जो था धीरे धीरे बनता है आप जब केस के अध्ययन करते हैं। तो मैंने यह भी लिखा कि मैं 5.5 साल से सर कस्टडी में हूँ और मेरा ये एक बेउर जेल से मैंने बना के सुप्रिटेंडेंट थ्रू बनता है कि मैं केस में कितने साल से कितने साल तक, वो भी बना के सब लगाया। और बिलीव आप नहीं करेंगे, जब समय परिस्थिति, न्यायालय को क्यों लोग भगवान का दर्जा देते हैं। मेरा वकील तैयार नहीं हो रहे थे। अब स्वर्गीय राणा वो वकील थे, वो बोले कि नहीं बेटा ऐसे ही 5-6 महीने में तुम्हारा बेल हम करा देंगे। हम बोले कि सर आप एक बार चीफ जस्टिस के पास प्रे तो करिए। बाद में हमारे वकील रहे दाशंकर बाबू, वो बोले कि बेटा मैं करूँगा प्रे। कोर्ट में मेरे से मिलने आते थे और उन्होंने प्रे किया और चीफ जस्टिस साहब JB कोसी साहब अगला दिन फर्स्ट केस रखे। और बिलीव नहीं करेंगे, एक जेल से लिखा हुआ चिट्ठी पर उन्होंने हमें जमानत दे दी। जी जी जी। उनको लगा कि इसके साथ अनर्थ हो रहा है। तो समय कितना बलवान होता है ये मैं आपको आज बतला रहा हूँ। जमानत के साथ साथ मैं रिसर्च में देख रहा था कि जज साहब ने ये भी कहा कि पूरे मामले को 6 महीने में निपटा दिया जाए। नहीं, वो ऐसे हुआ था कि जब मैं जेल में था तो जस्टिस VN सिन्हा साहब, उन्होंने मेरे केस में एक ऑर्डर पास किया 2005 में कि 1 साल में ट्रायल कंक्लूड कर दीजिए। CBI का DIG प्रवीण सिन्हा एक नंबर, ये पूरे षड्यंत्र के केंद्र बिंदु थे। नाम याद रखिएगा, CBI की DIG प्रवीण सिन्हा। मैंने रिमांड में भी सारे ऑफिसर को बताया था, मार दोगे शहीद कहलाऊंगा, जिंदा रहूंगा आपके खिलाफ बोलूंगा, तेवर में कमी नहीं आएगा। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, पाने के लिए सब कुछ बचा हुआ है। तो प्रवीण सिन्हा ने एक एफिडेविट लिख के दिया कि मैं 40 से 45 गवाह का गवाही करा के आपका केस ट्रायल कंक्लूड कर दूंगा 2005 में। जोगेश जी, मैं फिर 2009 में गए, चंद्रमौली बाबू जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट में जज हुए, उनके बेंच ने एक ऑर्डर पास किया। ये सब पेपर मैं आपको दिया हूँ, रिकॉर्ड में है। इसको आप, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि लगा दीजिएगा, उसका कम से कम नंबर लगा दीजिए। नंबर हमको अभी याद नहीं है। चंद्रमौली बाबू ने स्पीडियस ट्रायल का ऑर्डर किया 2009 में। 2009 में हम सुप्रीम कोर्ट गए, चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर है कि 6 मंथ में ट्रायल कंक्लूड करिए। आज हम 2025 में भी बैठ के केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी हमारा केस डिस्पोजल नहीं हुआ है। ये हाल है। ये अब हम जुडिशरी को, मैं तो कहा ना कि मेरे को तो जुडिशरी पर पूरा विश्वास है। हम सिर्फ अपनी पीड़ा को आपके सामने रख रहे हैं कि मैं किस पीड़ा से सफ़र कर रहा हूँ। कोर्ट ने तो कहा है ना, जो ऑर्डर है ना, जी जी जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर साहब का ऑर्डर है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। उन्होंने स्पष्ट लिखा 6 मंथ में इस केस का ट्रायल समाप्त करिए। और CBI आज 130 गवाह का गवाही करवा चुका है कोर्ट में। 131वें नंबर पर उसके आयोग की गवाही हो चुकी है, अभी जिरा उस पर चलना है। मैं रोज परमात्मा से प्रे करता हूँ कि जितना जल्दी इस केस का डिस्पोजल हो जाए। हमारे खिलाफ, मैं जो पढ़ रहा हूँ केस में, मेरे खिलाफ एक आदमी ने मेरा नाम तक नहीं लिया है। मैं पूरा एफिडेविट के साथ आपको बतला रहा हूँ, एक आदमी ने नहीं कहा है, सारा फैब्रिकेटेड। वो चूँकि अभी न्यायालय में मामला है जी, उस पर हम आएंगे डॉक्टर साहब। लेकिन उससे जो बड़ा सवाल ये है कि जब आप जेल से बाहर आए और बाहर आने के बाद मीडिया में तो पहले से ही चल ही रहा था आपके बारे में। कई लोगों ने अभी एक बीजेपी के नेता हैं
राइटर भी हैं, उन्होंने किताब लिखा, मृत्युंजय शर्मा नाम है, अभी झारखंड में रहते हैं शायद। उनका पॉडकास्ट भी देख रहा था मैं आपके रिसर्च के दौरान, तो वो आपका नाम लेके कह रहे थे कि उस दौरान लालू राबड़ी राज में उसने 1,000 करोड़ रुपया कमाया, 100 करोड़ महीने का उसका इनकम था, तमाम तरह की बातें हो रही थी। तो ये जो आप पे जो आरोप लगा कि अकूत संपत्ति अर्जित की आपने, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको फिर बतलाना चाहता हूँ कि मैंने कहा परसेप्शन, उनका रिसर्च, अगर उन्होंने सचमुच कोई किताब लिखा है मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन टोटली बकवास समझते हैं ना, जो मन में आया। वैसे पत्रकार होंगे, झारखंड में शराब अभी बिकता है, बिहार में तो बंद है, 2 पैक पी के अपना लिख दिए होंगे, बोल दिए होंगे। सी ग्रेड आदमी उसको मैं मानता हूँ। मेरे साथ बैठे, मेरा पूरा रिटर्न को अध्ययन करे 25 साल का, उसके पास नहीं है तो मैं देता हूँ। मेरे नाम से सिर्फ एक फ्लैट जो मैं शेयर बेच के बॉम्बे में लिया था, उसको इनकम टैक्स भी अटैच नहीं किया। समझिएगा बात को। जी जी जी। ये सारा मैं बतला रहा हूँ ना, परसेप्शन की लड़ाई थी लालू जी से। आप योगेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ, मैंने कभी मिला भी नहीं था, कभी नहीं मिला था। मैं जब जेल से निकला, जेल में रहते भर में रामविलास पासवान जी, अब हमारे दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने छाती ठोक के हमको चुनाव लड़ाया 2005 में। पहला चुनाव मैं 2004 में लड़ा हूँ, निर्दलीय लोकसभा, बेगूसराय, और लाखों वोट दिया मेरे को। 2005 में कांग्रेस और रामविलास पासवान जी का अलायंस था, जिसमें वो चाहते तो सरकार जिसका चाहते उसका बन जाता। वो चुनाव में उन्होंने टिकट भेजा था, मैं निर्दलीय नॉमिनेशन किया था। उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब मैं आपके साथ हूँ, आप जमा करिए मेरा सिंबल। चुनाव के लास्ट दिन मैंने सिंबल जमा किया। जब जेल से निकला 2009 में, 10 में हमारा भेंट लालू जी से था, रहा भी 13 में मैं उनके साथ उनके पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा। अच्छे आदमी हैं हमारे लिए। आज तक पब्लिकली कभी कोई मीटिंग में कभी कोई निगेटिव बात उन्होंने नहीं बोला तो नीतीश कुमार जी भी नहीं, यानी मुख्यमंत्री जी का भी मैं कभी, सब जगह तो स्पीच में सुनता हूँ, खास करके हमारे ज़िला में क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। 14 MP चुनाव के बाद जो MLC का चुनाव हुआ, मैं NDA गठबंधन से लड़ा। वो मृत्युंजय जी बीजेपी के नेता हैं ना, तो हमारा अलायंस था बीजेपी के साथ। मैं जनरल सेक्रेटरी था लोक जनशक्ति पार्टी का, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी मैं हूँ। और नालंदा में बहुत मजबूती के खिलाफ के साथ में लड़ा, 200 कुछ वोट से, 90-95 वोट से MLC का चुनाव हार गया। बाद में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वापस दिल्ली बुलाए। हमारे माननीय चिराग पासवान जी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप जहाँ से लड़िए, लेकिन लड़िए, और आप जिस सीट को चॉइस करिएगा हम लोग लेके आपको देंगे। और 15 के चुनाव में उन्होंने पुनः वापस टिकट दिया, और 20 का भी चुनाव में लड़ा। जी जी। जब गठबंधन टूटा तब भी चिराग पासवान जी ने बहुत विश्वास किया मेरे ऊपर। तो तिवारी जी का जो विश्लेषण है ना, वो शर्मा जी का, मृत्युंजय शर्मा, हाँ मृत्युंजय शर्मा जी, वो अपने उन्होंने कोई बुक का नाम मुझे याद नहीं है, वो अपने शर्मा जाएंगे। मृत्युंजय शर्मा जी को कहीं से नंबर मिल जाए तो कहिए कि बड़ा शर्माने वाला बात रंजीत जी बोले हैं। और उनका घर है F62 मलाही पकड़ी कंकड़बाग में, मिल लीजिएगा। नंबर भी चाहे तो मेरा दे दीजिएगा कि भाई कहाँ से रिसर्च है। हम इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में ऑनलाइन सर्च कर रहा था, उसी में उनका पॉडकास्ट आया था। हाँ। उसमें वो बोल रहे थे लालू राबड़ी के खिलाफ, तो जितना बोलना था बोले ही, लेकिन आपका भी नाम आया। मैं तो लालू जी के खिलाफ ही लड़ा ना महागठबंधन में। तब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू जी एक साथ थे। MLC का चुनाव उनके खिलाफ लड़ा। जी जी जी। MLA का भी चुनाव हम तो कायदे से लालू जी के खिलाफ ही लड़ गए 15 में। हम तो लालू जी के पार्टी से कभी चुनाव भी नहीं लड़ा मैं। तो मृत्युंजय शर्मा जी ये सब जो है ना, सतही शर्मा जी हैं। वो झारखंड में अभी शराबबंदी नहीं हुआ है जोगेश भाई, बिहार में बंद है। और हमको विश्वास है कि वो होश में नहीं लिखे होंगे। रिसर्च हो तो मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कोई CA को कहते कि जरा निकाल के दिखा दो यार। हम इतना चुनाव लड़े हैं, तो मेरा तो नेट पर एफिडेविट के साथ सारा पूरा डिटेल, क्या संपत्ति हमारे परिवार का क्या नहीं है, बाकी जो है सब मृत्युंजय शर्मा जी ले जाएं।
डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है कि 2003-4 में आपने अपनी माता जी को वैनिटी वैन खरीद के दिया था और हिल्सा जाती थी तो वहाँ भीड़ लग जाया करता था। मेरी माँ बिना पूजा किए हुए कभी जीवन में खाना नहीं खाई, ठीक है। मैं कभी जिंदगी में वैनिटी वैन अगर खरीदा हूँ तब राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। मेरे पास उस जमाने में भी कोई वैनिटी वैन नहीं हुआ करता था। क्या परसेप्शन वैनिटी वैन, ये अगर जिसने लिखा है वो मेरे साथ बैठे, कोई उसका पिक्चर दिखा दे, कोई उसका फोटो दिखा दे, ये सब एक परसेप्शन गढ़ा जाता है। मन करे जो बोल दीजिए। मैं कैपेसिटी में भी था, मैं चाहता तो खरीद देता, लेकिन उसके डिनाई करने का कहाँ बात है। उसका रिसर्च, मैं उस पत्रकार पे हंसता हूँ, उसके मूर्खता पर मेरे को रोना आता है जिसने ये बात लिखा है। कह रहे तुम लिखता, उससे बड़ा बात, मैं रेडॉन्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी बनाया था, 100-150 एमआर हमारे काम कर रहे थे, मेरी औकात तो उससे बहुत ज़्यादा था। मैं तो चाहता तो 2 चॉपर रखता, 2 करोड़ 3 करोड़ के चॉपर आते थे, वो रख के घुलते रहता। मैं उस टेस्ट का व्यक्ति ही नहीं था। मैं आज भी चाहूँ, हेलीकॉप्टर कितना में आता है, एगो हेलीकॉप्टर परचेज कर लूँ, एगो प्रॉपर्टी बेच दूंगा, कर लूँगा, लेकिन वो टेस्ट का मैं व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक कहना चाहता हूँ, मैंने जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की अगुवाई में राजनीति सीखा समझा। मेरा वो टेस्ट कल्चर नहीं था कि मेरे को एक बार जोगेश भाई आपका एक वाक्य सुनाता हूँ। जब एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तो पारस बाबू हमको फ़ोन किए कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, हम क्षेत्र में हैं सर। कहें कि बड़े साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हम कि सर आ जाते हैं। आए तो मिल के निकल गए। चुनाव के बाद एक बार पारस बाबू के साथ बैठे थे तो बोले कि अरे यार तो रंजीत ब्राउन यही थे, हमको समझ में आता था इतना मोटा सिकड़ी पहनते होंगे, ये करते होंगे, तो एकदम सीधा सिंपल आदमी है। तो ये जोगेश भाई आप समझिए कि जिस लीडर ने कितना बार हमको टिकट दिया, छाती ठोक के लड़ा मेरे लिए, वो हमारे दुनिया में नहीं है। और मैं भावनात्मक रूप से रामविलास पासवान से बहुत क्लोज था। पारस बाबू का बहुत इज्जत करता हूँ, चिराग पासवान जी का रिस्पेक्ट करता हूँ। वो फैमिली का डिवीजन हम लोग जैसा आदमी को बहुत सूट नहीं किया। और वो आदमी का परसेप्शन मेरे टिकट के बाद ये था। एक तो मैं जेल में हूँ तब उसने छाती ठोक के मेरे ऊपर टिकट भेजा, और पटना में पूछा लोगों ने तो बोला हाँ मैंने दिया है। और वैनिटी वैन का क्या औकात होता है। मैं 5 को मेरी माँ को इच्छा रहा था, मेरी माँ उस नेचर व्यक्तित्व की महिला ही नहीं थी, समझ गए। जी जी जी। तो वो उसको कुछ लिखना था, बेचारे ने लिख दिया। अब जैसे लिख दिया कि भीष्म पितामह है, क्या पर्चा फर्चा आउट करने में जोगेश भाई कोई पितामह, अब क्या क्या उपमा आप दे रहे हैं। भीष्म पितामह क्या थे। महाभारत में भी अर्जुन को सिखाया भीष्म पितामह के गुरु द्रोणाचार्य सिखा रहे थे। न पढ़ाई का ज्ञान, न लिखाई का ज्ञान, जो मन बोले जो करो। ऐसे पत्रकार लोग को आप अपने माध्यम से समझाइए कि बड़ा सोच समझ के लिखा पढ़ा करो यार। अब जनता तुम्हारा विश्लेषण भी कर रही है। तो डॉक्टर साहब आप पॉलिटिकल पर्सन रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब चंद महीने रह गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप। देखिए वर्तमान में तो सब चीज़ आपके सामने है। लड़ाई परसेप्शन का है। जिसने परसेप्शन गढ़ा, अभी मेरे अपने बारे में इतने परसेप्शन का आपने बात किया, जो परसेप्शन अच्छा गढ़ के निकलेगा विजय भवा है उसका। इस बार विधानसभा का चुनाव परसेप्शन पर लड़ा जाएगा, याद रखिएगा। नीतीश कुमार जी का विकास लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी 3 महीना जो लड़ाई होना है मीडिया के माध्यम से, आप लोग जैसे सजग पत्रकार, मैं भी आपको 5 साल से देख रहा हूँ। मेरा हमको जहाँ तक याद है पिछले विधानसभा के चुनाव में भी आप मेरे, और मैं हृदय से आप लोग जैसे। अच्छा डॉक्टर साहब वो बात आगे बढ़ेगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं खुद भी रंजीत डॉन का नाम सुना तो मुझे भी यही लगा था जो अभी आप उसके बारे में बता रहे थे कि पूरा डॉन टाइप के होंगे, सिकड़ी पहने होंगे। आप तो समाजवादी आदमी, इतने सरल और इतने मधुर आवाज़ में बात करते हैं और इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े हैं। मैं आपका घर गया तो देखा कि लाइब्रेरी है आपके यहाँ बाज़ाब्ता, तो ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। परसेप्शन मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं जब पढ़ रहे थे विश्व इतिहास जवाहरलाल नेहरू का, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि आप सोचिए वो 2 किताब जो है उसमें दुनिया में पिछले 2500 साल में क्या घटना घट रही थी, अपने किताब में उन्होंने सिलसिलेवार लिखा है। मैं एक लड़का
जेएनयू का जेल में आ गया था जोगेश भाई जी जी। उसको मैंने कहा यार इस किताब पर काम करो, इसको और बहुत सरल बना दो। तो सारा चीज़ मैं यह इसलिए बतला रहा हूँ, इस कोड मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अब जवाहरलाल नेहरू जी को आप सोचिए कि आज जिसको मन करता है गाली दे देता है कि जवाहरलाल नेहरू का सिगरेट पीते हुए सोशल मीडिया का समय है। वो आदमी जो हिंदुस्तान के सबसे पढ़ा लिखा फैमिली का बच्चा 10 साल जेल में रहे हों, मैं तो 5.5 साल में हिला हुआ महसूस करता हूँ अपने को, वो 10 साल जेल में रहे होंगे। जिस आदमी का पढ़ाई लिखाई, मेरे पार्टी में एक सौरभ पांडे होते थे, तो बोले कि मैं लंदन गया तो देखने गया हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जिस स्कूल में पढ़ते थे उस जमाने में इंग्लिश बाथरूम था। तो जो पढ़ाई लिखाई स्कूल में इंग्लिश बाथरूम यूज कर रहा हो, कोई सत्ता भोगने का कोई लालच नहीं रहा हो, और वो आदमी जब इंडिया में पढ़ा हूँ विश्वविद्यालय आज़ादी के जब समय चल रहा था तो 3-3 दिन लेट पहुँचते थे। मेरे के यहाँ मेरे कंस्टिट्यूंसी में वो मेरा एक दोस्त है, उसके घर आए थे जी जी जवाहरलाल नेहरू। तो हम कल्पना कर रहे हैं कि लोटा लेके जब शौचालय के लिए जा रहे होंगे, सोचिए। और उस आदमी के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा। मैं एक बार गया हूँ, अपने के यहाँ यूरेनियम निकलता है ना झारखंड में, वहाँ देखा होमी जहांगीर भाभा के साथ जवाहरलाल नेहरू आए हुए हैं। IIT, एम्स, इतना बड़ा बड़ा संस्था उन्होंने अपने विचार से खड़ा किया। आज जैसे हमारा IIT में पढ़ना हमारे देश के नौजवानों को एक सपना होता है, एम्स में पढ़ना सपना होता है, और सबको आपने टोटल व्हाट्सएप पर एकदम डिलीट मार दिया फॉर्मेट में। हर राजनेता, मैं कह रहा हूँ लालू जी ने भी अपने समय में अच्छा काम किया, नीतीश कुमार का मैंने थोड़ी देर पहले किया है, जो फ्लाईओवर ब्रिज दिखाई देता, लगता है मैं बिहार में, अगर कोई 10 साल बाद आएगा तो पता ही नहीं चलेगा बिहार। तो आप उसके कर्मों को एकदम 2 मिनट में धो देते हैं। क्या आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया? जिनको मौका मिला है देश के लिए अच्छा काम किया, उसमें हम जज करते हैं अपने सुविधा अनुसार। वो एक काम करता है, उनका दूसरा काम आप देख लीजिए, तब परसेप्शन पर बात करिए। वैसे ही परसेप्शन का मैं शिकार हो गया। मेरे बारे में मैं अभी कहा ना कि दैनिक भास्कर में गया था, हाँ दैनिक भास्कर में, वहाँ कई पत्रकार मिले जिनसे भाईचारों वाला संबंध था। बोला भैया आप कभी तो बोलिए अपने बारे में। योगेश भाई ये पहला मेरे को जीवन में याद है मैं इतना खुल के आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरा तो मन ही दुखी रहता है पत्रकारों से कि यार तुमने मेरे को क्या से क्या बना दिया, काश मेरे अब हाल पर अब छोड़ दो हमको। मैं मीडिया से बहुत बचते रहा हूँ। स्वाभाविक है, डर लगता होगा, डर लगता है। अब सोचिए ना कि मैं बतलाया ना कि किंग पिन बना दिया, मैं भीष्म पितामह हूँ, किसी ने किसी का गुरु बना दिया। मेरी बच्ची दी है परीक्षा, वो पत्रकार लिखा है मेरे बारे में। पहले एक दिन फ़ोन किया, हम कि आ जाओ तुम मेरे घर पर चाय पीने, दिल्ली में मैं रहता हूँ बसंत कुंज के इलाका में, चाय पियो और देखो ये मार्कशीट। उसके आँख में आंसू आ गए। बोला भैया हम समझ नहीं पाए। अभी कोई बात नहीं, तुम तो कम लिखे हो, बहुत ज़्यादा लोगों ने लिख दिया है। तो इन सब चीज़ों से पत्रकार को जरूर बचना चाहिए। उससे कलम में लिखने बिल्कुल बिना होता है कि तथ्य की जांच किए हुए। जोगेश भाई मैं आपको उदाहरण के रूप में एक बात बताना चाहता हूँ कि आज एक कोई मंत्री पर खबर केवल 2 अखबार छाप दे कि इनको रेप केस में नाम आ गया, अगला दिन वो अखबार इतना मजबूती से नहीं छापेगा, इतना मजबूती से नहीं चलाएगा। अब उनके जो विरोध में लोग रहेंगे जीवन भर बोलेंगे अरे फलना के अखबार में छपा था। अगला दिन जबकि छप गया है वो कोई नहीं बोलेगा। आपके पक्ष में रहेंगे वो लोग बोलेंगे कि ना वो तो गलत बात था, अगला दिन अखबार में छपा, खंडन छप। तो आधे आदमी, कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिसके 100% उसके समर्थन में है। जी जी, बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी देश के, तब भी वोट 30 से 40% मिलता है ना। तो 60% तो उनके विरोध में है। एक खबर नेगेटिव है तो 60% तो बोल ही रहा होगा ना। बिल्कुल। तो ये परसेप्शन बड़ा पत्रकारों पर सबसे अहम जिम्मेवारी है कि आप उसके तह में जाइए। जैसे मेरे ऊपर केस हुआ तो आज खोजते आप, फिर खबर चलाते कि डॉक्टर रंजीत का केस का क्या हालात है। कभी हमसे पूछ लेते, पूरा पेपर में दे देता कि देखो जी आज ये हालात है। एक बिल्कुल परसेप्शन की बात की डॉक्टर साहब, तो परसेप्शन से जुड़ा सवाल करते हैं कि लालू यादव तकरीबन 20 साल पहले मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं, तो लेकिन जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं
जो जब भी चुनाव का वक्त आता है तो जंगल राज जंगल राज जंगल राज की बात होती है। नीतीश जी ने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत सारे लोग, मैं तो उनका सुशासन नहीं देखा था, मैं उस समय बिहार में नहीं था, तो कहते कि सुशासन भी था। तो क्या सचमुच बिहार में उस वक्त जंगल राज था और आज सुशासन है, और इसी पर जो है चुनाव लड़ा जाना चाहिए, या कल को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो जंगल राज फिर आ जाएगा? देखिए जोगेश भाई, आपने एक लालू जी के समय का आपने बात छेड़ा। जी जी। अभी संजोग से 2-3 दिन पहले मैं एक जगह बैठे हुए था इंटेलेक्चुअल के बीच में। आपको याद होगा चारा घोटाला का जब चर्चा चला था तो चलता था 38,000 करोड़ का घोटाला। अब सोचिए परसेप्शन कैसा बनाया जा रहा था उस समय। तो 38, आज मुख्यमंत्री जी का मैं कहीं स्टेटमेंट पढ़ा हूँ माननीय नीतीश कुमार जी का कि उस समय बजट होता था 25,000 करोड़ का और आज बजट है 2,50,000 करोड़ का। समझ लीजिए बात। तो मेरे मन में स्ट्राइक किया, अब चूंकि मैं केस फेस कर रहा हूँ, हो सकता है कि लालू जी के कई वकील हमारे भी वकील रहे होंगे, सीबीआई का कोर्ट में 20 साल से आना जाना है मेरा। 800 करोड़ का चारा घोटाला अब नट सेल में आया। ये आरजेडी के जितने प्रवक्ता भाई हैं उनको भी बहुत मजबूती से उन लोगों ने इस चीज़ को नहीं रखा। मैं तेजस्वी जी को कभी कभी रखते देख रहा हूँ ये बात कि पूरे 800 करोड़ रुपया के घोटाला को आपने 38,000 करोड़ रुपये में कन्वर्ट कर दिया। ये परसेप्शन देखिए। तो मैं एक उदाहरण देके ये बतलाना चाहता हूँ, ऐसे अगर सब चीज़ के विश्लेषण में जाएं, और लालू जी मस्त मौला आदमी थे, मैं तो उनके साथ बैठा हूँ सैकड़ों दिन, 100 दिन बैठा हूँ। नीतीश कुमार जी के साथ है तो 12 साल बैठा, ऐसे समझ के चलिए। उनके साथ रहा, उनके मित्र थे नरेंद्र बाबू, बहेड़ी से चुनाव लड़ते थे, दरभंगा जाते थे, बहेड़ी में उनके साथ घूम लिया। दोनों नेताओं के साथ देखा, रामविलास पासवान जी के साथ और ज़्यादा बैठा, उनके साथ उनके पार्टी से कई चुनाव लड़ा। तो कई लोग अपने इमेज के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं। लालू जी अपने इमेज के बारे में खुद बहुत कॉन्शियस नहीं रहे। ये नहीं था कि उनकी आवाज़ को लोग सुन नहीं रहे थे। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आज भी बैठ के खाली एक चीज़ पर बोलें कि उस जमाने का पेपर तो मिल जाएगा, अखबार ने हिंदुस्तान में छापा, दैनिक जागरण ने छापा, टेलीविज़न का सारे सीडी वगैरह उपलब्ध हैं। लेके बैठ के अगर मैं लालू जी के सलाहकार होता तो मैं उनको ये समझाता कि आप बैठ के एक दिन पीसी करिए, बाद में सब जजमेंट हो कि ये घोटाला कितना का ये बता दो। बताएगा लोग। सीबीआई अब तो सब चार्जशीट कर चुकी है, कितने में सजा हो चुका है। तो परसेप्शन कैसे गढ़ा गया और कैसे खत्म हुआ। 38,000 करोड़ 800 करोड़ में आ गया। तो बहुत सा चीज़ जो है जोगेश भाई, उसको खुद एनालिसिस करके समझिए। सच बात है कि आपने पूछा कैसे चुनाव लड़ना चाहिए। सचमुच चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ाई हो, बहुत हो चुका बिहार में, जात पात जंगल राज। अब रोजगार पर लड़िए, विकास पर लड़िए। बहुत अच्छा काम नीतीश कुमार ने विकास पर किया। अब दूसरा चीफ मिनिस्टर कहेगा और मैं इससे भी दुगना रोड बनवा दूंगा। नीतीश कुमार जी अगर नौकरी दिए तो दूसरा आदमी कहे कि भाई डबल नौकरी दे दूंगा। बिहार के नौजवानों को अब ये चाहिए, अब वो चीज़ जो बीत गया है उसको भूल के आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब हम 21वीं शताब्दी में हैं कि 1 मिनट में व्हाट्सएप में पूरा देश जान रहा था। लालू जी के समय में नहीं जानता होगा। उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था ना। तो आज जो परसेप्शन है इसके हिसाब से लड़िए। आज मैं तो सबसे कहूँगा कि नेताओं में यह कंपटीशन होना चाहिए कि मैं यह काम ज़्यादा करूँगा, कौन क्या किया वो भूल जाइए। इस पे चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, भले ही सोशल मीडिया का ज़माना हो, लेकिन आज व्हाट्सएप को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं और सोशल मीडिया पे तरह तरह की फर्जी खबरें ऐसी आती है जिसको सच बनाकर परोसा जाता है। कई बार मैं देखता हूँ कि कहा जा रहा है कि भाई यूपी में 50 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहे हैं। तो इस तरह की खबरें को अखबार के कटिंग्स के रूप में पेश किए जाते हैं। तो परसेप्शन जो आपने बनाने की बात कही, तो ये जो आपने लालू यादव के बारे में कहा कि 38,800 मैं भी अखबार से ही पढ़ा हूँ जी। लेकिन अखबार में भी कई लोग
जैसे पायनियर लिख दिया, हिंदू लिख दिया, जनसत्ता लिख दिया, तो जैसे मेरे घर में 2-3 अखबार दिल्ली में आते हैं, मैं जनसत्ता भी पढ़ता हूँ। तो बहुत सारे अखबार आज बैलेंस लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि परसेप्शन बनाने वाले वो कौन लोग हैं नहीं, जो समाज को इस तरह से गंदा करते हैं? उसको देखिए, उसको समझने का जरूरत है। स्वास्थ्य पत्रक, और सबसे ज़्यादा इस समाज के आप जो चौथा स्तंभ है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कि आजकल कभी कभी किसी टेलीविज़न में देखता हूँ कि एक खबर के पीछे जांच पड़ताल किया तो खबर सत्य नहीं है। मैं अभी एक दिन राहुल जी का एक तस्वीर देख रहा था। जी जी। इतना गंदा तस्वीर मेरे को लगा, मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को डाला हुआ है। मैं उनके बहुत चाहने वाला एक करीबी लोगों से मैंने कहा कि आप इसको देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब देखा है। उसको कुछ नहीं कर सकते, इतना गंदा तस्वीर है, उसको चर्चा भी मैं नहीं कर सकता हूँ। राहुल गांधी को क्या हिंदुस्तान के पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति नहीं मानेंगे? नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति नहीं मानेंगे? तो बचेगा कौन? हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब को मिलके देश को बनाना है। राजनीति का सही अर्थ यह होना चाहिए। विपक्ष का मतलब है कि आप जो सत्ता पक्ष में है उसके गलतियों को आप उजागर करिए। आपका मतलब राजनीति में यह होना चाहिए कि हम सही तथ्य को जनता तक पहुंचा दें कि ये सही है कि गलत है। आज मीडिया भी सब लोग अपने आप में बटा हुआ है, कोई पार्टी बेसिस पर, कोई व्यक्ति बेसिस पर, कोई जाति विशेष पर बटा हुआ है। उसके आप देख रहे हैं अभी एंकर को, अभी भारत पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ जिस दिन सिंदूर, मैं बतलाया कि आपको 8 साल से मैं बड़े बड़े चैनल को देखना बंद कर दिया। अब देख रहे हैं कराची पर विस्फोट, अच्छा इस्लामाबाद एक बार मैं समझ लिया बड़े बड़े चैनल, जी हाँ। अच्छा वहाँ का जो सेना अध्यक्ष है उसकी गिरफ्तारी कोई नया बनाया जा रहा है। क्या छवि हुआ होगा दुनिया में, घर में घुसकर मार रहा है। हाँ, क्या छवि बना होगा। और सीना तान के अगले दिन बेशर्मी की हद पार, बेशर्मी माने कल्पना प्रकाष्ठा से परे है। मतलब समझ लीजिए कि हमारे सेना को आके बतलाना पड़ा कि ऐसा मत करिए, मत बोलिए। भारत के युद्ध के बीच में भी हमारे सारे सेनाओं के प्रवक्ता को बोलना पड़ा कि ऐसे खबर को बेखबर मत कर दीजिए। और तब भी निर्लज्जता है, अति प्रकाष्ठा। मैं तो झेला हूं, तो जब मैं झेला हूं तो मैं तो फील किया हूं, तो आज ये देश को झेलवा रहे हैं। अंकुश कहीं ना कहीं आप जैसे देखिएगा, पहले एनडीटीवी वगैरह हुआ करता था, बीबीसी को आप ले लीजिए ना जी। आज एंकर ऐसे लगता है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर उसी को भेज दीजिए। सनसनाती खबर, फनफनाती खबर, क्या क्या शब्द बना दिया है, सनसनी, कई तरीके का। बड़ा मजा आता है, मिक्री बना रहे हैं लोग उसको भी। उसके कमेंट्स पढ़िए, मैं आजकल कमेंट्स पढ़ने लगा हूँ। बिहार में भी कई यूट्यूबर हैं। कुछ से कुछ खबर में एक गरिमा होना चाहिए, वो समाप्त हो चुका है। जो तेजस्वी यादव कहते कि सीएम नीतीश का इकबाल खत्म हो गया। कभी ये भी कहते हैं कि हमारे चाचा हैं, हमको बहुआ कह के देखते नहीं, विधानसभा में बुलाते हैं। तो चाचा भतीजा के बीच में हम लोग को कहाँ पढ़वाइएगा, हम लोग को अपने हालात पे जीने दीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे? 100%। जी जी, चुनाव लड़ूंगा। और हिलसा से लड़ेंगे? ये तो चुनाव लड़ूंगा तो 6 सीट तो हम तो पहला बेगूसराय से जाके लड़ गए, तो हमारे लिए सीट कोई महत्व रखता नहीं। चुनाव लड़ूंगा। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इतनी लंबी बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है कि हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे। जरूर जोगेश भाई, और मैं दिल से बहुत हृदय से आपको आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे नज़र में मैं इस शहर में सारे पत्रकार को जानता हूं, तकरीबन बड़े चैनल से छोटे चैनल को। और मैं आपसे निवेदन भी करता हूं आपके चैनल पे ही कि आप अपने इसी संस्कार को आगे बचा के रखिए। लोग आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।